ओके चलिए वीरू बंद कर देंगे मार्केट को अभी इस समय। और आपकी मर्जी अनुज, अच्छा ही होगा वैसे। मैं बंद करने से मेरा मतलब आज के लिए बंद कर दें, क्योंकि पेन इतनी ज़्यादा है। और सच बताऊं तो ये मैं सोच रहा हूँ कि 1.5 घंटा काटेंगे कैसे, क्योंकि ट्रेड्स पिक करना टफ होगा, मार्केट में बात करना टफ होगा। वही बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही बात बार बार। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, आज सुबह निफ्टी ने वो लेवल तोड़ा, एक बार कोशिश की उसको उसको रीगेन करने की, लेकिन जब वो दोबारा टूटा मार्केट, उसके बाद जैसा हम सुबह भी 2-3 दिन से एक एक्सप्लेन भी कर रहे हैं आपको कि उसके बाद मार्केट में 24,100 तक कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। 24,100 क्या है? बेसिकली 200 डे मूविंग एवरेज। खैर एक्सपायरी है, आखिरी के 1-1.5 घंटे में अगर कुछ कवरिंग होके रिकवरी आ जाए तो अलग बात है। और जो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्लियामेंट में बोला, ज़रूरी था वो जवाब देना डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन उससे एक चीज़ क्लियर हुई है कि कहीं ना कहीं अब मार्केट को लग रहा है कि ये मामला जल्दी सुलटने वाला शायद ना हो, या फिर दोनों की तरफ से पॉस्चरिंग जो है वो इक्वली स्ट्रांग रहने वाली है। अब अगले 20 दिन में देखते हैं कुछ होता है या नहीं। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी भारी गिरावट आज आपको देखने को मिली। और फार्मा में बाएंगे, फार्मा और हेल्थ केयर, सिर्फ ये 2 सेक्टर्स रहे। हालांकि अब थोड़ी सी रिकवरी आ रही है मिड और स्मॉल कैप में, लेकिन फार्मा और हेल्थ केयर यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। कुछ देर में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। हीरो मोटोकॉर्प क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे। वो कॉन कॉल के बाद से स्टॉक ने मुड़कर नहीं देखा। सुबह पहले एक रैली हुई, फिर कॉन कॉल से पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, और कॉन कॉल के बाद जस्ट इस स्टॉक में क्या पंख लगे और क्या तेज़ी, शानदार तेज़ी इस स्टॉक में आई। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। वीरू, श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल मार्केट का मूड माहौल काफ़ी ख़राब। आपने कही बात मार्केट बंद करने की, मैं सुबह ट्रेडर्स हॉटलाइन खिलाड़ी में कह रही थी कि क्या पूजा पाठ की शुरुआत हो जानी चाहिए, हवन कर लेना चाहिए अब क्या स्टूडियो में, क्योंकि तस्वीर काफ़ी ख़राब देखने को मिल रही है मार्केट की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से आज लेवल्स टूटे हैं, क्या बेरिश दौर में अब मार्केट जा रहा है? क्या बड़ा ट्रेंड अब सच में नेगेटिव हो गया है? किसका ऑडियो दे रखा है यार? और साथ ही दूसरा सवाल ये कि अगर कुछ जैसा कि आपने कहा 20 दिन का बफर है, अगर वहाँ पे ठीक ठाक चीज़ें हो जाती हैं, पॉजिटिव बातें आती हैं सामने, तो क्या फिर मार्केट रिवर्सल साइंस दिखाए? देखिए श्रेया, फ्रैंकली बोलूँ तो आई थिंक मेरे हाँ या ना बोलने से वो चेंज नहीं हो जाएगा, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, एक होता है हमारा ओपिनियन, एक होता है हमारा फैक्ट। मेरा ओपिनियन हो सकता है कि ये कोई पिक्चर अच्छी नहीं है या ये कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं है, मेरा फैक्ट नहीं उसको चेंज कर सकते। फैक्ट ये है कि मार्केट में अब एक बेरिश फेज चल रहा है। मार्केट ने 30 जून को एक टॉप बनाया था, उसके बाद से मार्केट का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, एक महीने का अगर ट्रेंड देखेंगे तो लगातार एक बेरिश फेज में मार्केट रहा है बेसिकली। और अब मुझे लग रहा है कि अब हम और उस बेरिश फेज में जा रहे हैं। 25,500 25,600 के हाई के बाद से अब जिस तरीके से आप 24,400 1,000-1,200 पॉइंट ऐसे ही निकल गए मार्केट के, पता भी नहीं चला। अभी भी देखिए एक उम्मीद ये रहेगी कि 20 दिनों में पॉस्चरिंग हो, जो मर्जी हो, ट्रेड डील शायद हो जाए, क्योंकि अगर वो ट्रेड डील हो गई तो मार्केट में फिर शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, रैली भी होगी। लेकिन मार्केट को ना जो एक चीज़ नहीं पसंद होती वो होती है अनिश्चितता। अब सुबह मेरा एक व्यू ये था कि शायद हमने वर्स्ट केस सिनेरियो को प्राइस इन कर लिया है, लेकिन क्लियरली वो केस नहीं है। मार्केट शायद अभी और इसको बचाना चाहता है। प्लस सेंटीमेंट ख़राब है, मूड माहौल ख़राब है, अर्निंग सीज़न वैसे ही हमारा ख़राब रहा है। 1-2 कंपनियों को छोड़ दें तो अर्निंग सीज़न से भी कोई हमें बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी मिली नहीं है। एफआईएस के शॉर्ट्स पैसा बना रहे हैं, और देखिए हर लेवल पर हम सोचते हैं कि अच्छा अब इससे ज़्यादा क्या शॉर्ट करेंगे, वो वहाँ पे भी शॉर्ट करते हैं और वहाँ से भी पैसा बन रहा है। और बीच बीच में मंडे जैसी रैली होती है जहाँ पर और शॉर्ट्स आ जाते हैं और उसके बाद उनको फिर फॉलो थ्रू मिलता है। तो इस समय क्या हो गया, एक विशेष सर्कल बन गया मार्केट का, या विशेष साइकिल बन गया एक मार्केट का, और इस वजह से आप इस तरीके का मूड देख रहे हैं। लेकिन जो भी है, कुल मिलाकर मार्केट का मूड माहौल जो है वो इस समय काफ़ी ख़राब है। और सिर्फ मैं तो चाहूँगा कि मूड माहौल ठीक हो जाए, लेकिन देखिए सिर्फ मेरे चाहने से तो कुछ होगा नहीं, है ना। हम सब चाहते हैं कि मार्केट इंप्रूव हो, लेकिन अभी तो थोड़ी सी दिक्कत है। वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा। वीरू। अनुज, मुझे भी आपका पहला वाला विकल्प पसंद था, लेकिन फिर भी अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पूछ रहे हैं तो मैं उसी पे आता हूँ। और आपकी स्क्रीन पे जहाँ स्ट्रेंथ है वहाँ स्ट्रेंथ है, और डिलीवरी एक्यूट स्ट्रेंथ 460 अभी भी जिस प्रकार का ओआई पैटर्न है, डिलीवरी आज 22 अप्रैल 2024 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में आके ट्रेड करता हुआ 461। जरा प्लीज स्टैट्स लिखाइए डिलीवरी के डे हाई पर, और ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे 459। शानदार मूव यहाँ पर।
जरा प्लीज़ OI भी रखिएगा स्क्रीन पे। डेरिवेटिव्स में भी स्ट्रॉन्ग बाइंग, हाँ मतलब उतना क्वांटम में OI एडिशन नहीं हुआ है 0.33%, लेकिन हाँ अच्छी बाइंग यहाँ पर है। उसके बाद लेके आते हैं कोलैप्स को, जहाँ जहाँ कोलैप्स हो रहे हैं। देखिए क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट 100 डेमा को तोड़ चुके हैं, तो उन स्टॉक्स की तरफ जाते हैं जहाँ पे कोलैप्स है। एक बार लेके आइए आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन, सब में काफ़ी शॉर्टिंग है। इनफैक्ट अदानी एंटरप्राइजेस को लाके देखते हैं, ये अब वीकली पे अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ। ह्यूज शॉर्टिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग के बाद 1.5% OI बिल्डअप यहाँ पे हुआ और एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग यहाँ पर विजिबल है यहाँ पे। और साथ ही साथ एक बार लेके आइएगा आप केमिकल बास्केट में PI इंडस्ट्रीज। आज इसने अपनी, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, लेकिन आज इस बदले माहौल में PI इंडस्ट्रीज ये अपने 50 डेमा को वायलेट करता हुआ 11 जून के बाद के अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रजेक्टरी पे और कोलैप्स हुआ यहाँ पर। और आप 0.2% का बिल्डअप, तो वो बास्केट जो कि थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से संबंधित है, केमिकल बास्केट में PI इंडस्ट्रीज में आज काफ़ी शॉर्ट, मतलब एक स्ट्रेंथ पे डिलीवरी, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस काफ़ी शॉर्टिंग, और एक PI इंडस्ट्रीज केमिकल बास्केट में। इवन अगर आप SRF को भी देखें तो वो भी काफ़ी सिंक हुई है और शॉर्टिंग और हेडिंग टुवर्ड्स 2894 जो कि इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। अनुज, इस बदले माहौल में, मतलब हम कई बार ये कहते थे कि जनाब आप थोड़ा सा इंडेक्स को छोड़िए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो लेट्स बी स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन सडनली अब हमारे पास 3-4 ऐसी बास्केट हो गई हैं जिनमें रिस्क काफ़ी बढ़ गया है। फार्मा, IT, केमिकल, सब कुछ। इन 2-3 बास्केट्स को कैसे हैंडल करें जहाँ पे अब तक हमने काफ़ी पैसा बनाया था, फॉर इंस्टेंस केमिकल? देखिए वीरू, पहली बात तो मार्केट में शार्प रिकवरी आ रही है एकदम से। आप देखिए निफ्टी एकदम से 70 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुका है लोअर पॉइंट से पिछले 10-15 मिनट में, तो ये थोड़ा सा एक्सपायरी का भी फैक्टर है। आई थिंक फार्मा पे वीरू, देखिए मार्केट की सेंस ये बन रही है कि फार्मा पे अब तक अगर लगना होता टैरिफ तो लग चुका होता, लगा नहीं है, तो सिर्फ वो बोल रहे हैं कि अगले 1 साल तक लगाएंगे। तो एटलीस्ट यहाँ पर कम से कम, बाकी सेक्टर्स पे तो आपके पास इमीडिएटली 20 दिन के बाद टैरिफ है, यहाँ पर एटलीस्ट वो तो नहीं है। आई थिंक IT में जो आज जिस तरीके के मूव्स आए हैं ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखें आज अगर लार्ज कैप IT कोलैप्स हुआ है, मिड कैप IT में अच्छी रैली आई, हालांकि अब लोअर लेवल से लार्ज कैप IT में भी रिकवरी आ रही है। आई थिंक वहाँ मार्केट थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक हो रहा है। बाकी जितने भी पॉकेट्स आपने बोले उसमें आई थिंक एक और वल्नरेबल पॉकेट निकल कर आ रही है, वो है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। अगर आप देखें तो आज, अब मैं इसको जोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन फैक्ट ये है कि पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक्स इन्होंने गिरना शुरू कराया। अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स, और ये थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा सा नर्वस कर रहा है। क्या मार्केट की कोई एक सेंस बन रही है कि ये जो डिटीरिएटिंग इंडिया US रिलेशनशिप है, इसमें कुछ और आगे कुछ हो सकता है अगेन, लेकिन प्राइस बिहेवियर जो है ना, वो इस पॉकेट में थोड़ा सा ख़राब है और ये थोड़ा सा ओवरऑल सेंटिमेंट भी ख़राब कर रहा है। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं और समझते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम। श्रेया जी, उससे पहले एक सवाल, जैसा कि आपने जिक्र भी किया था कि शो में आगे बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प, और साथ ही अगर आप देखिए ट्रेंड की 2 स्टॉक्स हम लगातार सुबह भी डिस्कशन कर रहे थे इसके, आज शानदार तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है हीरो मोटो, डेज हाई पे, और जो आपने जिक्र किया कॉन कॉल के बाद स्पेशली यहाँ पे बढ़त देखने को मिली। ट्रेंड जो कल के सत्र में तेज था, याद होगा आपको, आज रिजल्ट भी आए, रिजल्ट डिस्कशन कर रहे थे हम, ठीक ठाक ही नंबर है और स्टोर्स में भी अच्छा इजाफा किया है, लेकिन वो एकदम डील स्लो पे। तो ये अंतर क्या और एनालिसिस क्या कहते हैं आपके इन दोनों स्टॉक्स पर? देखिए हीरो के मामले में तो श्रेया, मैं काफ़ी समय से हीरो पर बुलिश रहा हूँ। आपको याद होगा हमने काफ़ी बार इसको बिग स्टॉक स्पॉटलाइट में लिया था। आज सुबह भी मैंने बात की थी कि हीरो के साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वैल्यूएशन कंफर्ट है, और सुबह एक बार के लिए रेड मिला था, लेकिन कहा था कि लोअर लेवल से रिकवरी भी आ सकती है, और इनफैक्ट लोअर लेवल आए नहीं इसमें तो। और उसके बाद कॉन कॉल काफ़ी पॉजिटिव थी, वैल्यूएशन का सपोर्ट है, तो इस वजह से हीरो मोटोकॉर्प में तो आई थिंक ये मार्केट, देखिए इस समय एक कॉम्बिनेशन ढूंढ रहा है जहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट हो, ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड हो, ठीक ठाक ग्रोथ हो, और वो सब बहुत कम स्टॉक्स में अवेलेबल है। आपको हीरो मोटोकॉर्प उनमें से एक स्टॉक है, इस वजह से आई थिंक आज आपको इस तरीके का मूव देखने को मिला। जहाँ तक बात है ट्रेंड की, आई थिंक ट्रेंड में पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गई थी। ट्रेंड 1 महीने में 8% चल चुका था, इस वजह से मुझे लग रहा है कि ट्रेंड में आपने इस तरीके का मूव देखा। अगर आप देखें ट्रेंड का मूव, ओके नॉट 1 महीना, मे बी उससे थोड़ा, सिर्फ पिछले एक हफ्ते का अगर चार्ट रखेंगे ट्रेंड का, तो आज के मूव से पहले 1 हफ्ते पहले में ट्रेंड काफ़ी अच्छा चला था, तो आई थिंक थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट आ गया। प्लस
स्टॉक बहुत महंगा है एट द एंड ऑफ द डे, ट्रेंड इस वजह से, तो ये शायद एक फैक्टर रहा हो, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे है। क्लियरली हीरो मोटोकॉर्प आज का स्टॉक ऑफ द डे। और स्टॉक्स की बात ही कर रहे हैं तो सबसे पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ, क्योंकि कहाँ गिरावट ज़्यादा हावी होती हुई नजर आई आपके स्क्रीन पर इस वक्त होगा। और सबसे ज़्यादा आप देखें जिक्र भी कर रहे थे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर आज डेंट पड़ा है। अडानी एंटरप्राइजेस 3.25% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। अडानी पोर्ट्स भी 2.5% से ज़्यादा टूट गया। जो फाइनेंशियल कल भी लूजर्स में शामिल आज भी, तो फाइनेंशियल स्पेस में थोड़ा प्रेशर तो है। 2% से ज़्यादा की गिरावट। टाटा मोटर्स भी लुढ़का 1.5% से ज़्यादा। इसके अलावा कहाँ पे बिकवाली और हावी हुई, BHEL के नंबर्स काफ़ी ख़राब थे, ब्रोकरेज भी बेरिश और 6.5% आज के सत्र में टूट गया ये। अडानी ग्रीन अगेन देखिए 4%, सुजलॉन एनर्जी 3.5% और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में आज गिरावट देखने को मिली। कहाँ पर इस खराब मार्केट में भी बाइंग आती हुई नजर आ रही है। हीरो मोटोकॉर्प रिजल्ट्स अच्छे, कॉल में भी अच्छी बातें कही गई, 3.5% और सुबह भी स्टॉक पर सटीक एनालिसिस 3.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। ITC चढ़ा आज 0.5% करीब। JSW स्टील में भी 0.5% की तेजी और इसके अलावा आप देखें तो ल्यूपिन 4.5% की तेजी। फोर्टिस हेल्थ केयर 3.5%, CSC 2.5% के करीब चढ़ गया। पर्सिस्टेंट सिस्टम में भी आज 2% के करीब तेजी हमें देखने को मिल रही है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांजी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, अमित सेठ, रुचित जैन और सोमिल मेहता जी से। 2:15 पर ये मुद्दा बताएंगे आपको। फोर्टिस हेल्थ आखिर क्यों चल रहा है और BHEL क्यों टूटा, 2:20 पर सुदर्शन कुमार बताएंगे। हीरो मोटर क्यों चल रहा है, साथ ही 2:25 पर कंचन नौटियाल बताएंगे आपको ट्रम्प टैरिफ से MSME पर क्या असर पड़ेगा। 2:35 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे सूला के शेयर में गिरावट क्यों है। 2:40 पर गौरव ज्वलकर SBI के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे और यतिन मोता टाटा मोटर्स के नतीजों का पोल करेंगे। साथ ही आशीष चतुर्वेदी ग्रासिम के नतीजों का प्रीव्यू करेंगे और कंचन नौटियाल बताएंगी वोल्टास और सीमेंस के नतीजे कैसे रह सकते हैं। 2:50 पर मार्केट बिग बॉयस में हमारे साथ जुड़ेंगे कोटक महिंद्रा AMC के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह जी। 3:05 पर यतिन जी से लेंगे डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर एनर्जी कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए अब पैनल के पास चला जाए और ट्रेड्स की शुरुआत की जाए। गुड आफ्टरनून गावा सर, बताइए आप इस समय कौन सा स्टॉक पिक करेंगे? मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। गुड आफ्टरनून टू यू और सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है ब्लू स्टार एग्रो लॉन्ग। अब ब्लू स्टार आर्को ट्रेड करा है करीब 1819 रुपीज के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए 1790 का और नियर टर्म टारगेट है 1880। ब्लू स्टार आर्को। ओके, ब्लू स्टार बेसिकली जो AC वाली कंपनी है वही है गाबा सर की पिक, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। ये F&O वाला स्टॉक है, 1818 पर इस समय ट्रेड कर रहा है। ये हो गई इस समय शो की पहली पिक। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी काफ़ी दिनों बाद दिखाई दी, बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड में चोला फाइनेंस में। चोला फाइनेंस में एक मोमेंटम है और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ अभी हम देख रहे हैं कि स्टॉक टू डे हाई है। तो फ्यूचर्स में अराउंड 1478 में ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 1460 का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 1500 का। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 1520 के इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स। ओके, शिल्पा जी का चोला आपके स्क्रीन पे टारगेट 1478 पे ट्रेड करता हुआ 1880 का। मानस गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? मानस अपना अनम्यूट बटन दबाइए प्लीज। माफ करिएगा अभिनय जी। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे बिकवाली करने की राय रहेगी। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। मेरा समझना है कि जो मेरे ख्याल से मार्च का लो था उसको भी स्टॉक ब्रीच कर सकता है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1290 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1306 का और टारगेट सेट करना है 1260। 1260 तक के टारगेट्स पॉसिबल है यूनाइटेड स्पिरिट्स के फ्यूचर में। चाहे तो 1300 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 34 रुपए के आसपास की ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 27 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं और डिस्क्लोजर है कि इस पुट ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स बिकवाली की राय कैश पर और साथ ही आप पुट भी ले सकते हैं। फिलहाल मानस जी की ये पिक। अमित सेठ जी वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, इस समय का मेरा ट्रेड शॉर्ट साइड में रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक है और आज के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने फर्दर अपना एक स्विंग लो ब्रेक कर दिया है।
ओवरऑल चार्ट्स में लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, तो इसे शॉर्ट करें। फ्यूचर्स में इसका प्राइस है 2035 का, 2035 का। हमारे टारगेट्स रहेंगे 1990 के, 1990 के, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 2070 रुपीज का। गोदरेज प्रॉपर्टीज बिकवा के रहे हैं यहाँ पर, तो अभी तक 2 सेल साइड की ट्रेड आ चुकी है, 2 बाई साइड की। सोमिल जी वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं, आप बाई साइड हैं या सेल साइड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं सेल साइड पे रहूंगा। ट्रेंड डाउन है तो डेफिनेटली वीक स्टॉक्स चुन रहा हूँ। टीटागढ़ मेरा एक शॉर्ट साइड पर एक सेल कॉल रहेगा। एक ट्रायंगल पैटर्न है ऑन द डेली चार्ट्स, 10 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ टूटा है। फ्रेश सेल सिग्नल आया है ऑन द आवरली चार्ट्स, सो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रखूंगा 862 पर, और टारगेट नीचे में रहेगा 760। ओके, टीटागढ़ रेल सिस्टम आपका शॉर्ट कॉल है। मीनवेल रिकवरी थोड़ी जारी है। निफ्टी अब 24,433 यानी वो लेवल जो हमने 1 बजे तोड़ा, हम उसको रीगेन करते हुए, और बैंक निफ्टी में 55,156 पे थोड़ी रिकवरी इस वक्त दिखाई दे रही है, और इसको स्पॉन्सर कर रहा है निफ्टी आईटी। अब इस वक्त डे हाई की डायरेक्टरी में 34,485। धर्मेश जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज बाजार ने इस अतिरिक्त टैरिफ को, इस 50% के टैरिफ पर रिएक्शन कैसा दिया, ये आप देख ही रहे हैं। अब हम 200 डेमा की ट्रैजेक्टरी में हैं। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को, और आपका कॉल इस वक्त का, आपका व्यू क्या है इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए, थोड़ा कॉशियस अप्रोच तो है ही मार्केट में। 2 मुख्य कारण, एक तो नंबर्स में काफ़ी निराशाजनक रहे थे, और नंबर्स के साथ जो कमेंट्रीज आई थी सब कंपनियों की, वहाँ पर भी कोई खास होप दिख नहीं रहा था। वो भी लैकलस्टर ही कमेंट्रीज हैं, और फ्यू पॉकेट्स हैं जहाँ पर स्ट्रेंथ वाली कमेंट्री रही है, बट ओवरऑल इट्स नॉर्मली लैकलस्टर काइंड ऑफ मार्केट कमेंट्री। और वहाँ पर फिर ये टैरिफ का प्रॉब्लम आ जाता है। अब इसमें 2 बातें हो गई, एक तो 25% का 20 वाला टाइमिंग टैरिफ आ गया है, और दूसरा मुझे लगता है कि ये जो डेथ फाइनेंसिंग की बात करें ट्रम्प साहब, चाहे वो बोथ द कंट्रीज मेरे हिसाब से तो इसमें लगी हुई हैं, चाहे वो रशिया हो या फिर यूएस हो। बट यहाँ से अगर आप नेगोशिएट करते हैं, टैरिफ को नीचे लाते हैं, तो क्या कह के नीचे लाएंगे? मेरे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट वो है कि जो एडिशनल 25% का जब रोल बैक होता है, तो उसके नीचे क्या स्क्यूज क्या दिया जाता है रोल बैक करने का, वो एक काफ़ी देखने वाली बात रहेगी। बट कष्ट तो है पूरे मार्केट के माहौल में, बहुत अर्निंग्स का और एडिशनल टैरिफ का। बट वहाँ पर सर्टेन पॉकेट्स है जहाँ पर अभी भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। जैसे फार्मास्यूटिकल एक स्पेस है, आई मीन ये वर्स्ट आउटकम इन्होंने निकाला है टैरिफ को लेकर, वहाँ पर फार्मास्यूटिकल स्पेस को छोड़ रखा है। तो ये लगता नहीं कि इनके टेन्योर में ये इम्प्लीमेंट होने वाला, और नतीजे काफ़ी अच्छे थे सारे फार्मा कंपनी के। ये कहा जा सकता है कि थोड़ी स्टॉकिंग को लेकर के नंबर्स अच्छे आए थे, बट फिर भी मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल आपका एलिम्बिक फार्मास्यूटिकल है, एरिस लाइफ साइंसेज है, फिर सिप्ला है, इन सब के नतीजे में काफ़ी अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिली थी। ग्लैंड फार्मास्यूटिकल है, तो वहाँ पे एक ट्रैक्शन बना सकते हैं। मेरा टॉपिक फार्मा स्पेस से लुपिन का रहेगा। एक तो उसका एक्सपोजर कम है, 38% ही यूएस का एक्सपोजर है, और काफ़ी डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ पोर्टफोलियो है। तो आने वाले दिनों में फार्मा में एक पोजीशन बना के चल सकते हैं। 2 व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प ने काफ़ी अच्छे नंबर्स दिए थे। सुबह का भी मॉर्निंग कॉल यही था कि आप बाई करके चले, और जिस तरीके इनके नंबर पैन आउट हुए हैं, मुझे लगता है फेस्टिव सीजन का एंट्री लेवल सेगमेंट में जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट का ट्रांसमिशन होता है, एक एडवांटेज रहेगा, तो उसमें बने रहने की सलाह रहेगी। अगर ट्रैक्शन देखें तो जुलाई मंथ में 21% का सेल्स ग्रोथ था, और अगर बजाज ऑटो से कंपेयर करें तो उनका 3.5% का ही सेल्स ग्रोथ था। बजाज ऑटो की कमेंट्री वीक है, 5 से 6% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर ट्रैक्शन का काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेशन है विद स्टेबल मार्जिन। सो फार्मा, ऑटोमोबाइल्स में 2 व्हीलर हो गए, 4 व्हीलर में एमएनएम हो गए, एंड डिफेंस एंड इंफ्रा, ये स्पेस में मुझे लगता है अभी भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई करके आगे बढ़ने के लिए। ओके चलिए, तो ये इस समय महिंद्रा एंड महिंद्रा बात ऑटोज़ की हो रही है, तो आज के टॉप गेनर की बात करते हैं। आज का हीरो ऑफ द डे हीरो ही है, जी हाँ, और हमारे हीरो के पास चलते हैं, सुदर्शन के पास। सुदर्शन गुड आफ्टरनून, बताइए क्यों हीरो मोटोकॉर्प आज का हीरो ऑफ द डे? सो गुड आफ्टरनून अनुज। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी अर्निंग्स कल अनाउंस किया था। अर्निंग्स इनलाइन टू स्लाइट मिस था, लेकिन आप शेयर्स में अगर जो रफ्तार देखेंगे तो वो आया 10:30 बजे के बाद। 10:30 बजे कंपनी का अर्निंग्स कॉल था, तो उसका टेक अवेज मैं स्टार्ट करूँगा एक नेगेटिव से। फर्स्ट जो उन्होंने मार्जिन पे बोला है, तो उनका FY26 का मार्जिन गाइडेंस रहा है 14 to 16%, बट नियर टर्म में उन्होंने बोला कि ये लोअर बैंड के पास रहेगा। दूसरा ग्रोथ आउटलुक पे, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का ग्रोथ आउटलुक 6 to 7% उन्होंने मेंटेन किया है।
और एक्सपोर्ट का ग्रोथ आउटलुक अच्छा है, जहां पे वो बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ जो रहने वाला है वो 40% से ज़्यादा रहने के आसार हैं। मार्केट शेयर, तो वाहन मार्केट शेयर मेंटेन कर रही है कंपनी अराउंड 31% के पास। एंट्री लेवल सेगमेंट में जिसमें कंपनी मार्केट लीडर है, वहाँ पे भी 66 to 67% के पास है, जो कि कंपनी कंटिन्यूसली मेंटेन कर रही है, तो वो भी पॉजिटिव है। सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है और क्यों शेयर ऊपर जा रही है, वो होता है लॉन्च का न्यूज़। सो नॉर्मली क्या होता है कि ऑटो कंपनियां जब भी लॉन्च का न्यूज़ आता है तो लोग समझते हैं कि दैट मीन डिमांड अच्छा है, इसके कारण कंपनी लॉन्च कर रही है। तो अर्निंग्स कॉल में कंपनी ने 2 लॉन्च अनाउंस किए। पहला 125cc सेगमेंट में वो 2 बाइक लॉन्च करे, और दोनों जो लॉन्चेज होंगे वो Q2 FY26 में, जो क्वार्टर अभी चल रहा है, और एक लॉन्च होने वाला हार्ले डेविडसन के पार्टनरशिप में, वो भी लॉन्च होगा Q2 FY26 में। तो लॉन्च के कारण आप ये शेयर में रफ्तार देख रहे हैं। ओके, शुक्रिया सुदर्शन तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल हीरो मोटोकॉर्प में शानदार रैली इनफैक्ट, और जैसा कि मेंशन कर रहे थे सुदर्शन, कॉन कॉल के बाद ये रफ्तार हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। डे हाई पर स्टॉक परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा 3.5% की तेज़ी के साथ, इनफैक्ट जब मार्केट इतना ख़राब हो। इस पर एक चार्ट चेक लेना चाहूँगी। शिल्पा जी, आप बताइए हीरो मोटोकॉर्प और जिस तरीके से आज तेज़ी देखने को मिली है, क्या चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं अभी फिलहाल? इंडिकेशन क्या आ रहा है? इस ऐसे मूड माहौल में भी इस पर्टिकुलर काउंटर को चेज़ करना चाहिए? जी बिल्कुल शेयर करना चाहिए। रिजल्ट अच्छा है, सब इसमें अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। और अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो 4500 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, पुट राइटिंग वहां पे स्ट्रांग है। यहाँ पे मुझे लगता है 4800 से लेके 4850 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं। यहाँ पे आप बने रह सकते हैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 4500। ओके, मीनवाइल मार्केट में बहुत शार्प रिकवरी आ रही है। अब होपफुली ये सस्टेन करे। ये देखिए एकदम से अब 24,480 पर, तो 24,344 के लो से अब करीब 140 पॉइंट के करीब रिकवरी हम देख चुके हैं। और एक बार ज़रा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन दिखाइएगा मुझे, और मैं 1-2 स्टॉक्स देखने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर पिछले कुछ मिनटों में अच्छे मूव्स देखने को मिले हैं, जिन्होंने लीड किया इस रिकवरी को। उसमें सबसे ऊपर है इन टर्म्स ऑफ वेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि है अभी भी रेड में, लेकिन ये स्टॉक एकदम से डे हाई पर आया SBI का। उसके अलावा एक आध IT स्टॉक, विप्रो, टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो डे हाई पर आया। ये देखिए SBI में मूव देखिए आप किस तरीके का आया, और कुल मिलाकर इनफैक्ट अब अच्छी खासी रिकवरी। अब हम 24,500 को क्रॉस कर रहे हैं, और 24,500 की कॉल, ₹2 वाली कॉल अभी स्क्रीन पर ₹30 के करीब होकर आई है। एकदम से ये मूव, वीरो देख रहे हैं ये एक्सपायरी का मैजिक, कैसे ₹2 की कॉल ₹30 हुई है पिछले 5 मिनटों में। बिल्कुल अनुज, गजब मूव आया है ना। ये 2 चीज़ चलिए अनुज, आप देखिए IT और PSU बैंक्स दोनों देख रहे हैं आप, मतलब वही चीज़ जो सुबह से थोड़ा सा स्टेबल थी वही अच्छा करती हुई। IT और PSU बैंक, बिल्कुल IT और PSU बैंक्स। मानस, IT में सुबह आज अनुज ने सबसे पहले एक कोफोज को मार्क किया था, जिसमें एक 200 डे एक्सपोनेंशियल लेवल से पुल बैक आया था। इट्स नाउ एट डे हाई। आपको कोफोज कैसा लग रहा है इस वक्त? सबसे मीनिंगफुल मिड कैप IT में ही पुल बैक आया। एक IT में ही डिफरेंशियल है बिटवीन लार्ज कैप IT एंड मिड कैप IT। कोफोज को आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, कोफोर्ज ने एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया आज, और वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो इसको नजर में रखिए। एक बार स्टॉक 1695 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो फिर खरीदारी करेंगे। उस केस में 1660 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1775 की टारगेट सेट करेंगे। ओके, चलिए मार्केट में थोड़ी रिकवरी, अब देखते हैं सस्टेन करेगी या नहीं। बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की। BHEL और फोर्टिस, एक F&O का टॉप लूज़र है BHEL, और दूसरा टॉप गेनर। जी हाँ, फोर्टिस में अच्छे गेंस करीब 3.5% के। यतन से समझते हैं कि क्या हुआ इन दोनों स्टॉक्स में। यतन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और दोनों स्टॉक्स पे बात करेंगे, क्योंकि अर्निंग्स के बाद हीरो ऑफ द डे क्लियरली आज फोर्टिस बनता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। अगर हम पर्टिकुलरली फोर्टिस के नतीजों की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस था। दोनों ही हॉस्पिटल सेगमेंट्स और जो डायग्नोस्टिक सेगमेंट है, यानी जो ब्लड सैंपल्स वो टेस्ट करते हैं, दोनों में ही काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा। इनफैक्ट अगर हम फोर्टिस की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज में 16% का इजाफा, और साल दर साल बेसिस पे मार्जिन 4% बढ़ के 22.5% के ऊपर चले गए हैं। और अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है, जहाँ की लगभग 20% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंटरनल्स की बात करें तो काफ़ी शानदार हॉस्पिटल का परफॉर्मेंस रहा है,
ऑक्यूपेंसी 200 बेसिस पॉइंट्स बढ़ के 69% अब हो गई है साल दर साल बेसिस पे। और अगर हम बात करें तो मानेसर, फरीदाबाद और नोएडा में जो नए नए हॉस्पिटल्स लगाने की योजना है और जो बेड एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसके चलते भी काफ़ी आने वाले क्वार्टर्स में ट्रैक्शन दिखेगा। तो अच्छे परफॉर्मेंस के बाद फोर्टिस के शेयर में काफ़ी अच्छी बाइंग और स्टॉक 52 वीक हाई पे देखने को मिल रहा है। हालांकि BHEL क्लियरली एक वॉश आउट क्वार्टर यानी काफ़ी कमज़ोर नतीजे, साल दर साल बेसिस पे आपको जो मुनाफा है वो तो आया नहीं, लेकिन जो नुकसान है वो डबल हो गया और लगभग 455 करोड़ का लॉस दिया कंपनी ने, जो पिछले क्वार्टर 500 करोड़ के आसपास का मुनाफा था। रेवेन्यूज़ में भी 40% की गिरावट है सिक्वेंशियल बेसिस पे और साल दर साल बेसिस पे नंबर बिल्कुल फ्लैट दिखाई पड़ेगा। और एबिटा की बात करें तो यहाँ भी लॉस किया है कंपनी ने लगभग 540 करोड़ के आसपास का, और पिछले साल भी यहाँ फर्स्ट क्वार्टर में लॉस आता हुआ नजर पड़ा। एबिटा मार्जिन्स नेगेटिव 10% है, तो क्लियरली एक ऑपरेटिंग मिस है कंपनी का। और अगर हम ओवरऑल बेसिस पे बात करें तो CLSA ब्रोकरेज की जो रिपोर्ट आई है ये अंडर परफॉर्मर कॉल दे रहे हैं काउंटर पे 198 के टारगेट के साथ, यानी करंट मार्केट प्राइस से भी उनको लगता है शेयर में काफ़ी डाउनसाइड है। तो BHEL काफ़ी कमज़ोर नतीजों के बाद स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, 6% नीचे अभी भी। ओके चलिए, तो ये BHEL की बात हुई और स्टॉक में काफ़ी प्रेशर, फोर्टिस में हालांकि गेंस हैं। धर्मेश जी, BHEL काफ़ी समय से ये स्टॉक इतना प्रॉमिस है लेकिन डिलीवरी है नहीं बिल्कुल भी, कैसे अप्रोच करें इसे? अवॉइड कीजिए अनुज जी। मतलब अगर आप इसमें एक चीज़ कंसिस्टेंट रहा है कि नेगेटिव अर्निंग्स ऑपरेटिंग लेवल पे कंसिस्टेंटली देते रहे पिछले 3 साल में, एंड होप ट्रेड बहुत बार बिल्टअप हुआ है इसकी रिकवरी को लेके। पहले ये डिस्काउंट के प्रॉब्लम में फंसी हुई थी, वहाँ से निकल के आएंगे, बट अभी भी एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम इसमें कंसिस्टेंटली दिख रहा है। और प्रॉब्लम तब आता है जब ऑपरेटिंग लेवल पे आप नेगेटिव अर्निंग्स देते हैं। तो यहाँ पे मेरी तो सलाह यही रहेगी कि बेटर ऑप्शंस हैं। अगर पावर सेक्टर में ही रहना है, इस पूरे क्षेत्र में, कैपिटल गुड्स के क्षेत्र में रहना है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे विकल्प हैं। तो वही BHEL, उसको छोड़ के रखने में ही भलाई रहेगी। अभी अवॉइड है फिलहाल BHEL काउंटर। 198 के डाउन टारगेट प्राइस आए हैं नीचे का, 225 पर भी कारोबार कर रहे हैं, तो काफ़ी डाउनसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। ब्रोकरेज को भी रिजल्ट भी काफ़ी खराब स्ट्रीट ने पनिश किया है, करीब करीब 6.5% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। दूसरी स्टॉक जो चर्चा कर रहे थे यतिन जी थोड़ी देर पहले, फोर्टिस हेल्थकेयर, इसमें अच्छी खासी बाइंग है। इनफैक्ट आप देखें हेल्थकेयर स्पेस साथ ही फार्मा स्पेस में आज खरीदारी होती हुई नजर आई। ल्यूपिन करीब करीब 4% की तेजी के साथ टॉप गेनर्स में शामिल है। फोर्टिस यहाँ पे देखिए हेल्थ केयर स्पेस से। धर्मेश जी, आपने ग्लैंड फार्मा चुना फार्मा स्पेस से, ल्यूपिन कैसा लग रहा है? वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है आज। बिल्कुल शायद, देखिए लुपिन के नंबर काफ़ी अच्छे थे। मैंने लुपिन को भी सेलेक्ट किया था फार्मा स्पेस में, और इसका एक मुख्य कारण ये है कि इनकी जो जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है वो बेटर है कंपेयर टू अदर फार्मा कंपनीज जो टॉप लेवल की फार्मा कंपनीज है। इनका करीब 38% का माल जो है वो US में बिकता है। बाकी अफ्रीका कंट्रीज, एशियन कंट्रीज और जापान में भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है। थोड़ा करेंसी का कभी कभी इनके साथ हेडविंड बनता है, बट जिस बार के जो नतीजे और नंबर्स आए थे वहाँ पर काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा था। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये काफ़ी चीप है, अराउंड 20 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है ये। बाकी फॉर एग्जांपल सन फार्मा की अगर आप बात करें तो वो सब 30-35 के पी मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है। डिवीज काफ़ी महंगा मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है, जबकि नंबर्स डिवीज के भी अच्छे थे। तो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी के हिसाब से विथ ये मोरलेस डन है कि US नियर टर्म में या 1-1.5 साल में मुझे नहीं लगता कि फार्मा पे, स्पेशली जो जेनरिक API और CDMO सेगमेंट है, वहाँ पे कोई खास टैरिफ लगा पाएगा। तो वहाँ से इंसुलेटेड दिखते हैं, और ऐसे मूड माहौल जो मार्केट का बना हुआ है काफ़ी अच्छा भाई लगता है। मतलब नियर टर्म टारगेट की आप बात करें 1 साल के हिसाब से, तो मुझे 20% के अपसाइड अट्रैक्शन में दिखता है। अराउंड 24-2500 के प्राइस टारगेट के लिए इन्वेस्टर्स से बाई करके बैठ सकते हैं। ओके, ल्यूपिन 1939 पे स्ट्रेंथ यहाँ पे। खैर निफ्टी में एक पुल बैक आया था और वहीं तक गया जहाँ तक की पॉसिबिलिटी थी, वही 24,500, जिसके कॉल के इम्पैक्ट को भी अनुज ने यहाँ पे मेंशन भी किया। बट वहीं जाके अगर आप देखें जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल बिकी हुई थी आज 12 बजे तक भी याद रखिएगा, 24,500 की कॉल बिकी हुई थी और 24,400 की पुट बिकी हुई थी। हालांकि इंट्राडे में हम 24,400 की पुट के राइटर्स जोन के काफ़ी नीचे आ गए, बट एक मूव आया अभी 500 तक, फिर वहाँ से बैकफुट पे। बट शिल्पा जी, जहाँ कुछ काउंटर्स में एक्यूट स्ट्रेंथ है, आपको मानना पड़ेगा। आप देखिए लुपिन को, आप देखिए डिलीवरी को, क्या शानदार मूव। TVS को देखिए, क्या शानदार ऑडिशंस। हीरो मोटोकॉर्प को देखिए, और इवन फॉर दैट मैटर आई थिंक आप इंडियन बैंक को देखिए। मैं भी इसको 3-4 दिन से मेंशन, 3-4 दिन नहीं लेकिन हाँ 2 बार मेंशन किया इसकी स्ट्रेंथ है।
अभी आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स के लिए या फिर उनके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग साइड पे क्या क्या प्लेस किया हुआ है, और इनमें से अगर कोई स्टॉक उनके लॉन्ग साइड पे प्लेस्ड है तो बताइएगा जरूर प्लीज एक बार। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, मेरे यहाँ पे डिलीवरी पहला चॉइस है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी रेकमेंड किया है, इनफैक्ट इसको मैंने रखा भी है ऑप्शन ट्रेड्स के लिए, जब आप पूछेंगे तो वहाँ पे देने के लिए। उसको छोड़ के मुझे लगता है इंडियन बैंक में भी हम 2 दिन से वी आर आल्सो रिकमेंडिंग, हमारे रिसर्च टेस्ट से कंटिन्यूस बेसिस पे रिकमेंडेशन आ रहा है। यहाँ पे फॉर टारगेट्स ऑफ मुझे लगता है कि आप बहुत तुरंत यहाँ पे देख सकते हैं कि 670 तक भी एक मूव इंडियन बैंक में आप इसमें आते हुए देख सकते हैं। तो किसी को अगर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 650 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 13 रुपए में मिल रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 7 रुपए का मेंटेन कीजिए, बिकॉज ये सीरीज का अभी स्टार्ट ही है और हमारे पास पूरा सीरीज अभी बाकी है। तो इसमें मुझे लगता है मूवमेंट आपको टूवर्ड्स 25 से लेकर 30 के बीच में भी आते हुए मिल सकता है। तो एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है। ओके, चलिए ये इस समय बात होगी इंडियन बैंक की। अब आगे बढ़ें और हमारे साथ टॉप कैश कॉल्स के लिए गाबा सर, सौमिल मेहता और अमित सेठ हैं। तो शुरुआत करते हैं गाबा सर के साथ। गाबा सर बताइए क्या ट्रेड लिया आपने? गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम है एवलॉन। एवलॉन ट्रेड करा 941 पर। एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है करीब 10-12 हफ्ते का, उसके बाद आज ब्रेकआउट मिला है। इसमें ब्रोकर के हिसाब से लगता है 941 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 920 करीब 20 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 1000 का होना चाहिए, तो थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन 1000 पॉसिबल है एवलॉन में। ओके, 1000 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एवलॉन में। गाबर सर, सोमिल जी आपने क्या पिक किया है कैश कॉल के लिए? मैंने पिक किया है 3M इंडिया, और ये स्टॉक ने एक बड़ा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ तोड़ा है। नीचे में बेजिंग आउट पैटर्न ऊपर की तरफ तोड़ा है। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आज सपोर्ट लेके बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। स्टॉप लॉस होगा 30,000 पे और टारगेट होगा 34,500। ओके, 3M इंडिया 31,500 का स्टॉक आपने कैश में पिक किया है। एनीवे, अमित जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, यूटीआई एएमसी रहेगा। पिछले 4 दिनों से स्टॉक अपने 50 डेमा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे इसका एक वीकली सपोर्ट भी है। आज के सत्र में हम एक रिवर्सल कैंडल देख रहे हैं, यहाँ से एक पुल बैक का अटेम्प्ट अच्छा बन रहा है, तो इसे बाय करें। 1290 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 1400 एंड 1425 पे रहेंगे। ओके, यूटीआई एएमसी ये हो गई ट्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टैरिफ की बात करते हैं। अमेरिका ने 25% से बढ़ाकर टैरिफ 50% किया है। इसका पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर पड़ेगा, खास तौर से किन सेक्टर्स पर कितना, ये समझते हैं कंचन से। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून। ट्रम्प की जो टैरिफ की मार है अब वो यहाँ पे ज़्यादा पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से पूरे ही ग्लोबल सेक्टर में काफ़ी सारे जो कंसर्न्स हैं वो जताए जा रहे हैं। देखिए, यूएस ने पहले ही 25% का टैरिफ लगाया था, उसके बाद अनाउंसमेंट आया कि 25% का और हो गया है, यानी कि टोटल 50% का जो टैरिफ है वो लगा दिया गया है, जो कि फेज मैनर में इम्प्लीमेंट होगा। एक तो 7 अगस्त यानी कि आज, और एक होगा 27 अगस्त से। इसके साथ अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो देखिए, एक्सपोर्ट्स में करीब करीब हमें 50 से 55 बिलियन डॉलर का जो इम्पैक्ट है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब मैं आपके स्क्रीन पे एक टेबल को प्रेजेंट करती हूँ, जहाँ पे आपको सेक्टर वाइज समझ में आएगा कि किस सेक्टर में कितना हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कारपेट सेक्टर में, तो यहाँ पे यूएस में एक्सपोर्ट्स जो है वो करीब करीब 59% का है। और अगर हम टोटल टैरिफ की बात करें तो ये मैं आपको बताती हूँ, ये टोटल पेएबल टैरिफ है, और जो ये वाला कॉलम है ये है यूएस का शेयर इंडिया के एक्सपोर्ट में, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। टेक्सटाइल सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो है करीबन 48% का, और जो टोटल टैरिफ अब हो गया है इस सेक्टर में वो 59% का है। इसी तरीके से फर्नीचर में, डायमंड्स में, और साथ ही साथ जो अपैरल्स हैं, यहाँ पे भी जो एक्सपोर्ट का शेयर है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और जो टोटल टैरिफ हो गया है आप देख रहे हैं कि 50% से ऊपर तक ये चला गया है, यानी कि जो ये रेशियो है काफ़ी बड़ा इस टाइम पे नज़र आ रहा है। ऐसे ही टेबल वापस से आपके सामने आएगा। श्रिम्प, अपैरल, वूवन क्लोथ्स में भी जो टैरिफ है वो 60% पे पहुंच गया है। मशीनरी, स्टील और ऑर्गेनिक केमिकल्स में भी जो टैरिफ है उनका जो आंकड़ा है इस टाइम पे वो 50% से ऊपर का आ गया है। इस टाइम पे कंसर्न्स ये जताए जा रहे हैं कि जितने भी ये टैरिफ लगाए गए हैं उसको जो एमएसएमई सेक्टर है एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसके चलते हो सकता है कि हमें मैसिव ले ऑफ इन सेक्टर्स में देखने को मिले। और जो मेजर सेक्टर्स यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं वो है अपैरल्स, टेक्सटाइल, मरीन प्रोडक्ट्स और फुटवेयर, जहाँ पे हमें ले
ले ऑफ का एक मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बोल रही है कि सरकार को जल्द से जल्द यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा, या तो उनको बायलैटरल नेगोशिएशन करनी होगी जिसकी वजह से एक टैरिफ रिलीफ मिले एक्सपोर्ट्स के अंदर, या फिर एक्सपोर्ट में सब्सिडी दी जाए। इसके बाद सिटी ने भी यहाँ पे हाईलाइट किया है कि जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है, जिसके चलते वियतनाम और साथ ही साथ जो बांग्लादेश है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो गेन है वो उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, और जिससे इंडिया की जो ग्लोबल एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें एक बड़ा डैमेज आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ले ऑफ का जो कंसर्न है एमएसएमई सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया कंचन। चलिए एक काम करते हैं, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हालांकि डायरेक्ट रेफरेंस नहीं लिया उन्होंने, लेकिन बहुत क्लियर था कि वो रेफरेंस किसके लिए था। सुनते हैं जो उन्होंने किसानों के संदर्भ में जो समझौता ना करने की बात कही, एक बार उस बाइट को वापस सुनते हैं। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। ओके, चलिए तो आज भारत तैयार है, और ये इवेंचुअली शायद एक स्टैंड ऑफ जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड टैरिफ्स को लेकर या उस डील को लेकर हो। मीनवाइल एक स्टॉक लेकर आइए जरा इटर्नल का। इटर्नल में आज वो ब्लॉक डील हुई, एंटफिन बाहर हुआ वहाँ से, और उसके बाद आप देखिए किस तरीके के मूव्स इस स्टॉक में आए, वापस ग्रीन में आने की तैयारी, और मार्केट अब 24,500 को वापस क्रॉस कर रहा है। सेकंड टाइम अब 24,500 को आप क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले आधे घंटे में। अब देखते हैं 24,500 कॉल राइटर वापस प्रिवेल करेगा या फिर थोड़ा सा पैनिक करेगा। यहाँ पर अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप देखिए अदानी एंटरप्राइजेस को, अदानी पोर्ट्स को, ये दो स्टॉक्स में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी। तो कुल मिलाकर इस समय मार्केट में रिकवरी का मूड है। SBI लाइफ इस मार्केट में भी देखिए क्या शानदार मूव्स दिखा रहा है। आई थिंक कल या परसों हमारा स्पॉटलाइट भी था, ये यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। इस पर एक चार्ट चेक लेते हैं। इनफैक्ट अमित जी, SBI लाइफ कैसा लग रहा है चार्ट पर? जी अनुज जी, काफी अच्छा चार्ट है। डेली चार्ट्स इसके काफी पॉजिटिव हैं। स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ फर्दर ब्रेकआउट आल्सो। जिस हिसाब से कंटिन्यूसली ये एक सपोर्ट लेता है 10-50 डेमा पे, वहां से एक रिवर्सल दिखाता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे SBI लाइफ अगर एक बार 1870 के ऊपर निकलेगा तो एक फ्रेश मूव यहाँ पे बनेगा, विच विल टेक इट टू 1925 एंड 1950। इन द मीनवाइल अगर किसी की पोजीशन है तो जरूर बने रहे। 1830 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। अच्छा शिल्पा जी, ये हीरो मोटोकॉर्प पे आपका क्या व्यू है? कोई आउट ऑफ द मनी कॉल लेने का सेंस बनता है क्या आज जिस तरीके के मोमेंटम में स्टॉक है ये? जी बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे मैंने अभी भी डिस्कस किया कि मुझे लगता है कि 4800 के टारगेट्स के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। तो हीरो मोटर के 4800 का कॉल ऑप्शन जो रफली 52 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 20 रुपए का रखिए। ये व्यू सही जाता है तो ये ट्रेड आपको टुवर्ड्स 100-130 भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। हीरो मोटोकॉर्प 4653 पे डे हाई पर। अच्छा, अगर आप आज के ओपन इंटरेस्ट क्लासिफिकेशन को देखिए, यानी वायदा कारोबार में जो भी कारोबार हुआ है उसको अगर आप बांट दें, न्यू एज टॉप पे है, टेक्नोलॉजी यानी IT में कोफोर्ज जो कर रहा है उसकी कुछ वैल्यू है, उसके बाद फार्मा, देन ऑटोमोबाइल्स, और इवन फॉर दैट मैटर बैंकिंग, PSU बैंक्स, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, इंफ्रा, केमिकल, सीमेंट, रियल्टी, क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे शार्प प्राइस डैमेजेस हुए हैं। आइए एक बार ऑटोमोबाइल्स को थोड़ा सा स्कैन करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प की बात हो गई, TVS मोटर्स की बात हो गई, और क्या क्या अच्छा कर रहा है। अच्छा, मीनवाइल SBI भी एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। SBI अब 804 पे डे हाई पर, और सडनली ये 20 डेमा की रेंज को स्ट्राइक करता हुआ। इस पर एक टेक लेता हूँ, फिर आई थिंक अपने स्टैट्स पे एक बार लौट के आऊँगा। अमित जी, SBI पर आपकी राय क्या है? SBI थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी है। मैं 800 पे पुट में फिर राइटिंग देख रहा हूँ, और 805 पे, 806 पे इसका 20 डेमा सीरियसली लेंगे या फिर अवॉइड करेंगे आप इसको?
नहीं वीरेंद्र जी, इसे सीरियसली लेंगे। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले भी मैंने इसको रेकमेंड किया था। ये 200 एमआ से इसने एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखाया है। थोड़ा सा 806-7 में 10-20 का रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर वो क्रॉस होगा तो और भी बेटर यहाँ पे मूव मिलेगा। पोजीशन बना के रखना चाहिए। यहाँ पे 790 का स्टॉप लॉस रहेगा, और थोड़ा सा भी अगर मार्केट स्टेबल होते हैं तो ये 820 825 की तरफ एसबीआई जा सकता है। ओके, चलिए एसबीआई की बात हो गई। अब धमाकेदार ऑप्शंस का समय हुआ। शिल्पा जी, मानस जी और अमित जी से ट्रेड्स लेते हैं। शिल्पा जी, शुरुआत करिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे डिलीवरी पे ही ध्यान है। डिलीवरी आज यहाँ पे एक अच्छी ब्रेकआउट पे आया है, जहाँ पे ये 465 466 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो इसमें आपको और भी तेजी पकड़ते मिलेगा, जहाँ पे 485 से 490 आपको नेक्स्ट टारगेट्स मिलेंगे। तो आज हमने इसको 480 का कॉल ऑप्शन प्रभुदास लीलाधर में भी ₹7 के से लेके ₹8 के बीच में लेने के लिए हमने रेकमेंड किया है। स्टॉप लॉस ₹5 का रहेगा। यहाँ पे पहला टारगेट टुवर्ड्स 13 है। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे 16 से लेके 18 भी नेक्स्ट टारगेट्स आपको इसमें आते हुए मिल सकते हैं। जहाँ तो शिल्पा जी का कन्विक्शन जो है डिलीवरी पे काफ़ी स्ट्रांग है। अभी कुछ देर पहले जो मैंने प्रश्न किया था उसके एवज में भी आपका झुकाव डिलीवरी की तरफ था। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए वीरेंद्र जी, आरईसी पे ध्यान है। अगर आप आरईसी देखें तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, करीब 385 के आसपास। उसके नीचे अपडेट करने लगा है, तो आई थिंक आरईसी में बिकवाली बढ़ सकती है। आरईसी का जो 380 वाला पुट ऑप्शन है, वहां पर खरीदारी की जा सकती है। ₹8.40 के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, पुट ऑप्शन। इसमें ₹5.60 का स्टॉप लॉस लगाना है और ₹15 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, आरईसी मानस जी ने पिक किया है। अमित जी, आप बताइए, आप क्या पिक करें धमाकेदार ऑप्शन के लिए? शेयर जी, मैं टीवीएस मोटर की 3000 की कॉल के साथ जाऊंगा। यहाँ पे ओवरऑल टीवीएस मोटर का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, स्टॉक में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। इस मार्केट में भी 3000 की कॉल टीवीएस मोटर की 61 रुपीज पे ट्रेड कर रही है। इसे बाय करें, 40 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 100 रुपीज के। ओके, चलिए अब ये काम करते हैं। बजाज फाइनेंस के नंबर्स ने बाजार को निराश किया था, लेकिन इसके बाद बर्नस्टीन की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जिसमें 27% नीचे के टारगेट दिए हुए हैं। आशीष के पास चलते हैं, जानते हैं क्या कह रहे हैं बर्नस्टीन। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली है। और बर्नस्टीन की जो रिपोर्ट है, इसका टाइटल है सेल द डिप। आमतौर पर हम देखते हैं बाय द डिप की बात की जाती है, लेकिन सेल द डिप यहाँ पर ये कह रहे हैं। और इसके पीछे बहुत सारे तर्क ऐसे दिए हैं जिसके चलते बता रहे हैं कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर सकता है। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि जब से Q1 के रिजल्ट अनाउंस हुए तब से स्टॉक में 9% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो नियर टर्म में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक तो जो हायर क्रेडिट कॉस्ट है, इसके चलते EPS यहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। जो ग्रोथ रहेगी वो म्यूटेड साइड पर देखने को मिलेगी। और साथ में अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि असेट क्वालिटी में अगर कोई भी थोड़ा दबाव आता है तो यहाँ पर जो ग्रोथ है इसके ऊपर सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एक चीज़ ये भी कह रहे हैं कि कलेक्शंस, क्योंकि इनका साइज स्केल इतना बड़ा हो चुका है कि जो दूसरे लेंडर्स हैं इनकी तुलना में इनका जो कलेक्शन इंजन है ये थोड़ा सा धीमा है, तो वहाँ पर अगर आप देखें तो दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है बहुत ज़्यादा महंगी है। यानी मतलब ये कि अगर 20% से कम की ग्रोथ आती है तो जो अभी वैल्यूएशन फिलहाल के लिए चल रही है ये मार्केट जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो एक और कारण ऐसा है जिसके चलते बता रहे कि ये स्टॉक जो है अंडर परफॉर्म कर सकता है। साथ में अगर आप देखें तो जो वैल्यूएशन की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर कंफर्ट नहीं आ रहा है बर्नस्टीन को, तो ये बता रहे कि FY26 इसके हिसाब से देखें तो 4.7 टाइम्स प्राइस टू बुक, और फॉरवर्ड FY27 के हिसाब से देखें तभी भी ये 4 टाइम्स पर चल रहा है। इससे सस्ते काफ़ी सारे लेंडर्स ऐसे हैं जो आपको इससे कम प्राइस टू बुक के मल्टीपल पर मिल जाएंगे। और इसी के चलते अगर आप देखें तो इनकी तरफ से टारगेट है 640 रुपये का, यानी इस भाव से तकरीबन 27-28% की डाउन साइड है। ओके, तो बात होगी बजाज फाइनेंस की। शुक्रिया आशीष, बहुत कम ही बेयर्स होते हैं यहाँ पर। धर्मेश जी, आपका क्या व्यू होगा, इस डिप को बाय करेंगे या सेल करेंगे? अरुण जी, देखिए फाइनेंशियल्स पे अभी तो किसी भी डिप को बाई करने की सलाह नहीं है। और मैं बर्नस्टीन के साथ सहमत नहीं हूँ कि बजाज फाइनेंस चूंकि बड़ा हो गया तो कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आ रही है और इनके एनपीएस बढ़ सकते हैं। बट स्ट्रक्चरली अगर आप मार्केट में देखें तो इस बार प्रोविजनिंग्स बढ़ के आई थी। एनपीए की प्रॉब्लम स्ट्रक्चरली हर था, प्राइवेट सेक्टर में था, पब्लिक सेक्टर में था, एनबीएफसी स्पेस में भी था। बट जिस तरह से अभी आपने एक एनालिसिस प्रेजेंट किया था थोड़ी देर पहले कि जो टैरिफ का इम्पैक्ट आएगा एमएसएमई सेगमेंट पे, तो एक तीसरी कड़ी जुड़ेगी। एक तो रिटेल में प्रॉब्लम आ रहा था, माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम था, और अगर एमएसएमई सेगमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है मे बी बिकॉज ऑफ टैरिफ, तो एक डोमिनो इफेक्ट का
कैस्केडिंग प्रॉब्लम हो सकता है विथ एसेट क्वालिटी को लेकर के। ये सबके साथ होगा, ना कि सिर्फ बजाज फाइनेंस के साथ। तो कंसर्न अभी यही है कि आने वाला 2-3 महीना काफ़ी क्रूशियल है। Q2 तो नॉर्मली प्रोविजंस होगा, आप देखें जिस तरीके से सारे फाइनेंशियल स्पेस में की है कि वहाँ पर Q2 में तो प्रॉब्लम दिख रहा है, बट अगर टैरिफ इधर सस्टेन कर गया तो Q3 एंड Q4 में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओवरऑल काफ़ी सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है फाइनेंशियल स्पेस में, एंड थोड़ा अवॉइड करके चले, 1-2 महीना जाने दें, इस सिचुएशन को इवॉल्व होने दें, उसके बाद बाई करें तो बेहतर रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक जो इनका रिपोर्ट है बर्स्टीन का, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। ओके, तो फिलहाल Q3 Q4 भी कमज़ोर रह सकता है। अभी फिलहाल के लिए अवॉइड बजाज फाइनेंस। आपके स्क्रीन पर डे लो पर 27% का डाउनसाइड पोटेंशियल बर्स्ट इन देख रहे हैं बजाज फाइनेंस में। ये स्ट्रैटेजी फिलहाल उनकी तरफ से आई है, लेकिन स्टॉक अभी फिलहाल अवॉइड है। कुछ और स्टॉक्स के बढ़ते हैं जहाँ पे आज के सेशन में आपको बाइंग नजर आएगी। एक बार टोरेंट पार रखिए स्क्रीन पर। जिस तरीके से यहाँ पर तेज़ी 2.5% की तेज़ी के साथ ये पर्टिकुलर काउंटर डे हाई के आसपास शुरुआत से ही मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसी स्पेस से आपको CESC नज़र आएगा। यहाँ पर भी 2.5% से ज़्यादा 2.25% की तेज़ी, उतार चढ़ाव है हालांकि, लेकिन यहाँ पे अच्छी बाइंग। सोमिल जी, CESC लगातार हम काफ़ी बार इस स्टॉक को लेकर चर्चा करते रहते हैं, और जिस तरीके से आज इस पर्टिकुलर काउंटर ने तेज़ी दिखाई है, इन लेवल्स पे कैसा लग रहा है? स्टॉक जिनके पास है वो क्या करे, जो फ्रेश बाइंग करने का सोच रहे हैं, क्या उनको क्या हिदायत होगी? जिसके पास ऑलरेडी है एज अ पोजिशनल ट्रेड, मुझे लगता है इसमें बने रहना चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखें, मीडियम टर्म आउटलुक इज लुकिंग रियली गुड। जो रैली हमने 120 रुपए से देखी, ऊपर में 185 तक गई, एक इम्पल्सिव मूव है, और ये पूरा का पूरा इम्पल्सिव मूव अगर थोड़ा सा रिट्रेस होता है, थोड़ा सा पॉज लेता है, तो दैट इज वेरी हेल्दी। और यहाँ पर 160 155 के आसपास बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है, यहाँ से होल्ड करके रखना चाहिए। 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय चल रहा है, और आज का अगर हाई आप देखें 170 की ऊपर है। अगर 170 की ऊपर जाता है तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 182 एंड अबव। ओके, CSC पे आपका टेक है। इस बीच रुचित जैन हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून। रुचित, थोड़ी टर्बुलेंस है, एक्सपायरी फैक्टर बखूबी काम करता हुआ, डेलो से शानदार रिकवरी 150 पॉइंट्स की, बट आपके ट्रेड की कोर थीम क्या है? सेल एंड राइज, सेल या फिर बाय है कुछ इस वक्त आपका ट्रेड इस वक्त का? जी, वेरी गुड आफ्टरनून जी। डेफिनेटली एक्सपायरी का इम्पैक्ट है, बट ये चीज भी है कि हम मानो ऐसा नहीं है कि आज के मॉर्निंग के न्यूज के बाद में करेक्ट हो रहे, बट हम लास्ट 1 महीने से ऑलरेडी प्राइस वाइज करेक्टिव फेज में है। तो थोड़े मोमेंटम रीडिंग्स भी ओवरसोल्ड है, तो ओवरसोल्ड सेटअप्स प्लस एक्सपायरी, आई थिंक इसी के कॉम्बिनेशन की वजह से हमने पुल बैक मूव देख रहे हैं। सो हम मानो ट्रेड्स तो फिलहाल रॉन्ग साइड पे देख रहे हैं, बट लेकिन ऐसे ही स्टॉक्स देख रहे हैं कि जहाँ पे रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस इस पूरे करेक्टिव फेज में रहा है, कि मार्केट करेक्ट हुआ है बट कोई स्टॉक टाइम वाइज करेक्शन ही रहा है, कि ज्यादा प्राइस वाइज वीकनेस नहीं हुई है। ऐसे स्टॉक्स में ही हम अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, एंड वन ऑफ सच स्टॉक जहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह दे रहे हैं वो है पेटीएम। सो यहाँ पे भी देखेंगे तो जो भी करेक्शन छोटे मोटे आए हैं उसमें 20 डेज का EMA भी ब्रेक नहीं हुआ है, जबकि बाकी काफी सारे स्टॉक्स ने अपने 20 EMA कुछ दिन पहले ही ब्रेक कर दिए थे। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है पेटीएम में। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पे हम अपमूव के रिजम्पशन के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1030 के नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1150 के टारगेट्स के लिए। ओके, ये आपकी कॉल है। और 1070 पे, अच्छा, क्योंकि थोड़ी निफ्टी में रिकवरी है, थोड़ा सा एक्सपायरी पुल बैक आ चुका है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स को फोकस करते हैं जिसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब आप लेके आइए जरा प्लीज़ निफ्टी बैंक को, कहाँ का इंडेक्स कहाँ आया? मतलब अगर आप इस दौर के निफ्टी बैंक के हाई को देखें वर्सेस दैट हाई, हम ऑलमोस्ट अब 55,000 की ट्रैजेक्टरी को छू के आ गए। हम ऑलमोस्ट आज 100 EMA छू के आ गए। इनफैक्ट 100 EMA हमने वैलिड भी कर दिया था एक बार के लिए। पर अनुज, कुछ स्टॉक्स ने जिसे कहते हैं ना रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो चौंकाती है। लुक एट RBL बैंक अनुज, कई बार हम सुबह बात भी कर चुके हैं। इस बार आपको इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ नजर आ रही है? मतलब क्या है जो ड्राइव कर रहा है, क्या है जो इसको इतने स्ट्रॉन्ग नोट पे रख रहा है इस बार? है नहीं, कुछ तो है इसमें। आई थिंक मार्केट सेंस कर रहा है इसमें वीरू, कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट एक्शन, कुछ ना कुछ न्यूज़ परहैप्स, नया CEO, बहुत कुछ चीज़ें हैं। लेकिन क्या होता है ना कि ये सब चीज़ें रेल्म ऑफ स्पेकुलेशन बन जाती हैं। और ये स्टॉक आई थिंक इनफैक्ट अगर आप देखें इसका 1 साल का चार्ट देखेंगे, मेरे ख्याल से करीब 50-60% के रिटर्न्स दिए होंगे इसने पिछले 1 साल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। है क्या इसका 1 साल का चार्ट? एक बार दिखाइए ज़रा। ओके,
तो लो से अगर 6 महीने का देखते हैं, चलिए 12 महीने में करीब 23% है, 6 महीने मेरे ख्याल से, हाँ 6 महीने में 55% के करीब रिटर्न्स दिए। आई थिंक बहुत ओवरसोल्ड था, बहुत लोग मान के चल रहे हैं कि शायद कुछ मैनेजमेंट चेंज ऐसा कुछ शायद है जिस वजह से इस तरीके के मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। धर्मेश जी, आपके रडार पर है क्या आरबीएल बैंक? वैसे अनुज जी, रडार पे तो है, बट जो स्टॉक प्राइस का रनअप है वो थोड़ा जस्टिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज इनके जो फंडामेंटल्स नंबर हैं वहाँ पर कोई खास सिग्निफिकेंट इजाफा तो देखने को मिला नहीं है या इम्प्रूवमेंट देखने को मिली नहीं है। बट यस, स्टॉक प्राइस में रनअप है एंड कभी कभी मैनेजमेंट कॉल इंपॉर्टेंट होता है, सो वो हम लोगों ने देखा मार्केट में काफ़ी हुआ है। सो उसको लेके कुछ है तो स्टॉक में रनअप हो सकता है, बट मेरी सलाह तो यही रहेगी कि अगर आप बने हुए हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें तो बेटर होगा। ओके, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह फिलहाल आरबीएल बैंक पर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सूला विन्यास की। सूला विन्यास अगर देखें तो शेयर 5% नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन इस गिरावट के पीछे वजह क्या है, ये सब समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। बताइए आशीष, क्या कारण जो सूला विन्यास में आज बिकवाली देखने को मिल रही है हमें? डिसअपॉइंटमेंट लगातार हर क्वार्टर में, हर बार अर्निंग्स पर सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। बहुत बड़े प्रोजेक्शंस थे इसके, लेकिन सब अगर आप देखें तो विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्टॉक देखें तो नतीजों पर 5% रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ 5% नीचे नहीं है, हाई से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 62% की गिरावट आपको देखने को मिली। अब इसके क्वार्टर 1 के नंबर्स को एक बार सुनिए आप। रेवेन्यू जो है 7 क्वार्टर्स में सबसे लो आपको देखने को मिली है, एबिटा 13 क्वार्टर्स में सबसे कम देखने को मिला है, लोएस्ट एवर क्वार्टरली मार्जिन्स देखने को मिले 16.7% के, और जो मुनाफे का आंकड़ा है मिनिस्कुल, बहुत छोटा सा 1.94 करोड़ है, जो कि अब तक क्वार्टरली लिहाज से सबसे कम देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर 1 में आप ये समझ लीजिए कि अब तक का वर्स्ट प्रदर्शन जो है सूला विन्यास की तरफ से आपको देखने को मिला। अब इंटरनल्स को भी अगर आप देखें तो जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले 14% घटा है, लेकिन इन नतीजों में एक चीज़ है जो हर क्वार्टर में ठीक ठाक हो जाती है, वो है इनका वाइन टूरिज्म, जिसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जिक्र भी करते हैं कि इसमें रिकॉर्ड आपको रेवेन्यू देखने को मिल रही है, रिकॉर्ड फुटफॉल्स देखने को मिल रहे हैं। अब 14 करोड़ की रेवेन्यू यहाँ पर आई है, फुटफॉल अगर आप देखें तो 1 लाख से ज़्यादा है, 82% की ऑक्यूपेंसी है, लेकिन इतने बड़े कारोबार में सिर्फ 14 करोड़ का योगदान, ये भी अगर आप देखें तो नाक के बराबर है, मीनिंगलेस है, कोई खास इंपैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन आपको याद होगा कि जब इसका आईपीओ आया था तब काफ़ी बड़ी चर्चाएं की जा रही थी, क्योंकि वाइन मार्केट में अगर आप देखें तो 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है, और यही कंपनी है जो पायनियर है, जिसने भारत में वाइन का कल्चर शुरुआत की थी मैन्युफैक्चरिंग की, तो एक बड़ा दावेदार था। और इसी के चलते अगर आप देखें तो 357 रुपये का इसका इशू प्राइस था, QIB कैटेगरी में करीब 4.13 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला, लेकिन इसके बाद से अगर आप देखें तो स्टॉक सिर्फ और सिर्फ लगातार हर बार नोज डाइव करता जा रहा है। अच्छा, इतना गिरने के बाद ये भाव से तो सस्ता हो चुका है, लेकिन वैल्यूएशन का कंफर्ट शायद अभी भी नहीं आएगा। कारण ये कि 40 टाइम्स TTM/PE पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, 4 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स है। भाव तो सस्ता हो गया, लेकिन इतनी गिरावट के बाद वैल्यूएशन शायद अभी भी महंगे हैं। ओके, शुक्रिया आशीष। मीनवाइल निफ्टी देखिए ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा है, मिड कैप तो ग्रीन में ऑलरेडी आ चुका है, और ये देखिए मूव अप, और 2 बजे के बाद से लगातार शानदार रिकवरी के मूड में मार्केट। और SBI बार बार SBI पर नजर जा रही है, क्योंकि SBI ने लीड किया इसको। SBI का साथ दिया TCS ने। TCS का भी चार्ट लेकर आइए एक बार जरा। TCS देखिए इंटरडे में किस तरीके से रिकवरी, इनफैक्ट निफ्टी IT देखिए आप, निफ्टी बैंक देखिए, शानदार रिकवरी मार्केट में। और अगेन क्लोजिंग बेसिस पर अगर मार्केट ने बचा लिया फिर से 24,500, तो एक बहुत बड़ी सॉर्ट ऑफ विक्ट्री होगी ये बुल्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं, कल के नंबर्स की बात करते हैं। निफ्टी की 3 कंपनियां SBI, टाटा मोटर्स और ग्रासिम के नंबर्स आएंगे, और वोल्टास और सीमेंस समेत F&O के 5 कंपनियों के नंबर्स का इंतजार रहेगा। पूरी टीम तैयार है हमारे पास। सबसे पहले गौरव के पास चलते हैं और जानते हैं SBI से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गौरव, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून। अगर हम बात करें SBI की तो यहाँ पे सबसे बड़ी बैंक है, और इसमें अगर हम बात करें लोन बुक ग्रोथ की तो कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसे है कि 12% की लोन बुक ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो ये डबल डिजिट लोन बुक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है वो ऐसे ही कंटिन्यू रह सकती है। डिपॉजिट्स की बात करें तो कहीं पे लगभग 10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है कि इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकती है। और इसी के ऊपर अगर हम नंबर्स की बात करें और प्रॉफिट की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वहाँ पे
1% का ग्रोथ। हालांकि अगर हम सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो एक थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहाँ पे 3% की ग्रोथ, और जो प्रॉफिट है वहाँ पे लगभग 2% का डिक्लाइन जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। अब इस नंबर्स को अगर हम ज़्यादा अच्छे से समझें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में जो गिरावट है सीक्वेंशियल बेसिस के, इसी की वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है वहाँ पे कुछ प्रेशर देखने को मिल सकता है। ये प्रेशर आएगा क्योंकि रेपो रेट बढ़ चुका है और इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ फंड जो है वहाँ पे थोड़ा प्रेशर जो है बैंक में देखने को मिल सकता है, और इसी के लिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में लगभग 10 बेसिस पॉइंट का जो प्रेशर है सीक्वेंशियल बेसिस में हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि बैंक ने ये कहा है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कहीं पे 3% लेवल पे ही रखने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश रहेगी, तो उसके ऊपर कैसे कमेंट्री रहेगी वो तो देखेंगे ही। इसके अलावा कहीं पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वहाँ पे प्रेशर नहीं दिखेगा, और इसी की वजह से प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहाँ पे 2% से 3% का एक ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। इस क्वार्टर के प्रोविजंस की बात करें तो Q1 जो है यूजुअली वीक होता है एग्री सेगमेंट में, और इसी की वजह से थोड़ा प्रोविजंस में अपटिक देखने को मिल सकता है, और इसी की वजह से प्रॉफिट जो है वहाँ पे 2% की गिरावट जो है देखने को मिल सकती है। इसी के अलावा आगे जाके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे कैसे बैंक का कहना रहेगा, क्योंकि रेपो रेट कट का इम्पैक्ट और कितना बाकी है वो देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ग्रोथ के ऊपर कैसे कहना रहेगा वो भी देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि सिस्टम लेवल पे कहीं पे हमने स्लो डाउन देखा है, और एसेट क्वालिटी पे भी कुछ जो कमेंट्स है वो देखना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि SBI जो है वो इंडिया की सबसे बिगेस्ट बैंक है, तो यहाँ पे एसेट क्वालिटी पे जो भी उनके कमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ना कि केवल बैंक के लिए बट ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए। सो डेफिनेटली ये सब चीज़ों पे तो हमारा ध्यान रहेगा ही, बट नंबर्स के बेसिस पे एक स्टेबल नंबर इस क्वार्टर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टेबल नंबर। गौरव, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। ये थे SBI। पहले नंबर्स कंप्लीट करते हैं, फिर एक एक करके स्टॉक्स पे आएंगे। आप चलते हैं यतिन के पास। यतिन के पास है टाटा मोटर्स के नंबर, और जिसे कहते हैं पोजिशनिंग इतनी ख़राब कि टाटा मोटर्स एट 643 अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे कितना ओवरसोल्ड स्टॉक। यतिन, ये नंबर कुछ ऐसे होंगे क्या कि कुछ उत्साह लेके आ पाए टाटा मोटर्स के लिए? देखिए वीरू, Q1 के नंबर्स टाटा मोटर्स के फीके ही एक्सपेक्टेड हैं। अगर आप कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स के रेवेन्यू 9% गिर के लगभग 98,000 करोड़ रुपए के आसपास आएंगे। एबिटा में भी आप लगभग 42% की गिरावट देखेंगे, 9,000 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन है, जो पिछले साल लगभग 15,500 करोड़ रुपए के आसपास का लेवल था। और प्रॉफिट की बात करें तो 3121 करोड़ के आसपास का नंबर कोटक का प्रीव्यू थ्रो अप कर रहा है, जो कि नीचे है 44% साल दर साल बेसिस पे। मार्जिन्स भी आपको लगभग 5% से गिरते हुए नज़र पड़ेंगे, और इसका प्राइमरी रीज़न है वॉल्यूम्स कम होना। दो चीज़ें हैं, सबसे पहले जो ओवरऑल वॉल्यूम्स हैं वो 6% नीचे हैं, जिसके कारण रेवेन्यूज़ इम्पैक्ट होंगे, और JLR के वॉल्यूम्स 12% नीचे हैं। और आपको अगर पता है तो JLR ने UK से शिपमेंट्स बंद कर दिए थे, क्योंकि ट्रेड वॉर के दरमियान US और UK के बीच में जो टैरिफ इश्यूज थे उसके चलते JLR के एक्सपोर्ट्स नहीं हो पाए थे, और ऑब्वियसली ग्लोबली भी हमने एक स्लो डाउन देखा है, जिसके कारण JLR की सेल्स में थोड़ी धीमी गति देखने को मिल रही है। इसके अलावा JLR के मार्जिन्स भी अगर हम देखें तो 3%, 3.25% के आसपास एक्सपेक्टेड हैं, और जो एबिट है वो पिछले साल सेम जो पीरियड था उसके अंदर 9% के आसपास का लेवल था। तो साल दर साल बेसिस पे JLR के मार्जिन्स कम होंगे, ओवरऑल डोमेस्टिक वॉल्यूम्स भी कम है, जिसके कारण ओवरऑल नंबर्स प्रेशर पर रहने की उम्मीद है। लेकिन ऑब्वियसली मैनेजमेंट का क्या व्यू है, किस तरीके से ये ट्रेड सिचुएशन को देख रहे हैं, किस तरीके से US और चाइना के वॉल्यूम्स पिकअप होंगे, इस पे मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी अहम रहेगी। लेकिन हाँ, Q1 में नतीजे कमज़ोर रहेंगे टाटा मोटर्स के लिए, खास करके मार्जिन्स को लेकर। ओके, मार्जिन पे प्रेशर रहेगा, नतीजे खराब रह सकते हैं, लेकिन कमेंट्री कैसी रहेगी उस पर नजरें बनी रहेंगी। अब आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं। बताइए आशीष, ग्रासिम के नतीजे कैसे रह सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस? देखिए, कमज़ोर साइड पर नंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। कारण ये है कि रेवेन्यू ग्रोथ तो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो VSF और केमिकल सेगमेंट है, यहाँ पर रेवेन्यू तो बढ़ेगी 5 से 10%, लेकिन इसके एबिटा यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और VSF सेगमेंट के एबिटा में पिछले साल के मुकाबले 30% की गिरावट देखने को मिलेगी। केमिकल सेगमेंट का जो एबिटा, इसमें 12% की गिरावट देखने को मिल सकती है। और ख़ास बात यह है कि इस नतीजों में इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन दोनों कॉस्ट अगर आप देखें तो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके चलते जो बॉटम लाइन है इसके ऊपर इम्पैक्ट है। अब बात करते हैं घाटे की, तो पिछले साल 52 करोड़ का घाटा था, जो कि घाटा बढ़कर अब तकरीबन आपको 250 करोड़ का देखने को मिल सकता है। मार्जिन्स ये लगभग आधे हो जाएंगे, और कारण है कि इनका जो पेंट बिजनेस है यहाँ पर सिग्निफिकेंट लॉसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो 4.7% से घटकर 2.5% के एबिटा मार्जिन्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल एबिटा 30% की गिरावट है, 227 करोड़ ये आंकड़ा जो है बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा है। और टॉप लाइन में अगर आप देखें तो 30-31% की बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इंटरनल्स के लिहाज से देखें तो नतीजे कमज़ोर एक्सपेक्टेड है।
ओके, नंबर्स कमज़ोर एक्सपेक्टेड हैं ग्रासिम से। अब कंचन के पास चलते हैं और वोल्टास और सीमेंस यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें ये जानते हैं। कंचन बताइए। जी, गुड आफ्टरनून। शुरुआत वोल्टास के साथ कर लेते हैं। नंबर्स यहाँ पे हमें खराब देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आईएमडी ने प्रिडिक्शन लगा लिया था कि मानसून इस टाइम पे अच्छा है, जिसके चलते नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में भी जो मानसून है टाइम से पहले आया, गर्मी कम पड़ी, लोगों ने एसी रूम एसी का इस्तेमाल जो है कूलिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी कम किया। रेवेन्यू फ्रंट में 11.5% की गिरावट, पैट भी हमें 27% तक गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इबिटा और मार्जिन भी यहाँ पे हमें अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि रूम एसी में हमें डी ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट जो कूलिंग प्रोडक्ट्स है वहाँ पे भी हमें जो डिमांड है उसमें एक स्लो डाउन देखने को मिला है। मार्जिन्स जिसके वजह से हमें बेहद ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं, और जो पीएस इनका है वहाँ पे हमें हालांकि हल्की फुल्की एक बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन मेजरली हम नंबर समझे वोल्टास के तो हमें खराब देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, सीमेंस के नंबर्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नंबर जो स्क्रीन पे दिखेंगे वो क्वार्टर बेसिस पे दिखेंगे। हालांकि जो इसका कंपैरिजन होता है वो साल दर साल होता है, लेकिन यहाँ पे सीमेन एनर्जी का डीमर्जर हुआ है, इसलिए कंपैरिजन करना गलत हो जाएगा। अगर हम साल दर साल नंबर देखें, क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेंगे। रेवेन्यू में हमें 1% की बढ़त देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट जो कंपनी के ऑपरेशनल नंबर्स हैं वो भी हमें यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए जो इनका स्मार्ट इंफ्रा और मोबिलिटी सेगमेंट है वहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है, जिसके चलते ओवरऑल रेवेन्यू को अच्छी खासी बढ़त मिली है। बिटा मार्जिन हमें यहाँ पे अच्छे खासे क्वार्टर बेसिस में बढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन हो सकता है कि साल दर साल ये हल्के फुल्के कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे, बिकॉज जो इनकी डिजिटल इंडस्ट्री है वहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। की मॉन्ट्रेबल्स की बात कर लेते हैं डायरेक्टली कि डिमांड ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की रही है, साथ में प्राइवेट केपेक्स पाइपलाइन किस तरीके की, मार्जिन ट्रेजेक्ट्री कैसी है, लोकोमोटिव ऑर्डर का जो इस टाइम पे एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके का है, साथ में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को लेके किस तरीके का आउटलुक है। लेकिन नंबर्स सीमेंट के अच्छे हैं और वोल्टास के बेकार हैं। ओके, चलिए ये प्रीव्यू है, ध्यान रखिएगा इस समय कंपनियों के। शुक्रिया आप सभी को। तो ये कुल मिलाकर रात अर्निंग्स का प्रीव्यू 3 PM हुआ और देखते हैं कुछ और रिकवरी आई क्या मार्केट में। 24,550 के करीब अब निफ्टी, तो शानदार रिकवरी। ग्रीन में आ जाएंगे तो बहुत ही बड़ी बात होगी। वैसे मार्केट में सोचा होगा किसी ने 2 बजे कि हम ग्रीन में भी आ सकते हैं, लेकिन देखिए ये एक्सपायरी का मैजिक। अच्छा, ग्लोबल मार्केट में भी शानदार तेज़ी है। वैसे रशियन मार्केट 5% ऊपर है। फॉर एग्जांपल रशिया को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अमेरिका उनसे नाराज़ है, तो शायद एट सम पॉइंट हम भी कहें कि हमें क्यों फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अब 24,550 के करीब निकलते हुए 4 का चौका थोड़ा लेट हो गया आज। शिल्पा जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, मानस जी के पास चलेंगे FNO सुपरस्टार के लिए, रुचि जी के पास चार्ट का चमत्कार, और उसके बाद धर्मेश जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। शिल्पा जी आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन से। जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन यहाँ पे हैल पे ध्यान देना चाहिए। सडन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पाइक आया है यहाँ पे। मुझे लगता है 4500 पुट पे एक अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया स्टॉक ने, और अभी 4800 तक जा सकता है। तो यहाँ पे 4600 का कॉल ऑप्शन जो रफली 114 रुपए में है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 80 रुपए का रखिए। यहाँ से 180 से लेके 210 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसको हमने सेम लेवल्स पे आज इस सेम स्टॉप लॉस और सेम लेवल एंट्री पे भी हमने प्रभुदास लीलाधर में इसको रेकमेंड किया है। ओके, हेल सस्ता ऑप्शन के लिए शिल्पा जी की पिक आती हुई। FNO सुपरस्टार के लिए मानस जी के पास चलते हैं। मानस जी बताइए FNO सुपरस्टार के लिए क्या पिक किया आपने? तो देखिए शेयर जी, इंडियन बैंक पे खरीदारी करने का एक ट्रेड लेना है। स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का 10 and 22 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इंडियन बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 640 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 670 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो इसमें ऑप्शन ट्रेड ले लें। 640 का कॉल ऑप्शन 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 30 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, इंडियन बैंक आपकी स्क्रीन पे 645 पे डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। चलते हैं रुचित के पास, आज का चार्ट का चमत्कार पिक करेंगे। रुचित क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, चार्ट का चमत्कार में टीवीएस मोटर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो आइडियली यही एक थीम हम प्ले कर रहे हैं कि कौन से स्टॉक करेक्टिव फेज में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और टीवीएस मोटर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अभी 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छे खासे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया है। पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम्स भी ग्रेजुअली अच्छे इंप्रूव हुए हैं। आई थिंक जब मंदी के समय में अगर ये आउट परफॉर्म कर रहा है तो पुल बैक के फेज में भी आई थिंक एक ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहना चाहिए। तो 2950 के नीचे स्टॉप लॉस के टीवीएस मोटर्स में खरीदारी करें 3100 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए तो ये समय चार्ट का चमत्कार मिड कैप फंडा के लिए। धर्मेश जी बताइए क्या पिक किया आपने? अनुज जी, ट्रांसलेट राइटिंग पर बाई करने की सलाह रहेगी। इनके नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे। रेवेन्यू अराउंड 80% से ग्रो किया था, प्रॉफिटेबिलिटी 90% से ग्रो किया था। बेसिकली
या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में रेलवे, सिविल सबके लिए काम करते हैं। 60% इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, 40% इंडिया से इनको रेवेन्यू मिलती है। और टोटल जो इनका जो रेवेन्यू का आइटम है 83% गवर्नमेंट स्पेंड होती है, चाहे वो बाहर हो चाहे देसी बाजार में हो। सो मुझे लगता है कि करंट प्राइस पे ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 920 से 30 के टारगेट के लिए इसे डियर टर्म के लिहाज से 3-4 महीने की होल्डिंग हिसाब से बाई किया जा सकता है। ओके चलिए, तो ये इस समय चार्ट ट्रेड्स। मीनवाइल एक बार NSDL लेकर आइए जरा। 20% का फ्रीज यहाँ पर। कल 10% ऊपर था ये स्टॉक और आज 20% के सर्किट पर ट्रेड करता हुआ 1123। तो फाइनली जिन्होंने अनलिस्टेड मार्केट में भी लिया होगा उनके प्राइस पर स्टॉक आता हुआ। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ कोटक महिंद्रा AMC के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। ओके चलिए फिर निफ्टी ग्रीन में आया। देखिए ग्रीन में 24,577 पर, निफ्टी ग्रीन में 24,580 पर इनफैक्ट, और मिड कैप करीब 130 पॉइंट ग्रीन में है अब, 1/4% ऊपर। बैंक निफ्टी भी ग्रीन में आया करीब 40 पॉइंट। निफ्टी अब इनफैक्ट 24,600 की तरफ बढ़ता हुआ, एक एक करके धीरे करके जो मोमेंटम है वो और तेज़ी से बढ़ता हुआ इस समय। और आप देखिए, आप 24,500 की कॉल, 24,550 की कॉल, सब देखिए आप, उसमें सब में भारी सर्ज आता हुआ इस समय 24,590 पर इस समय निफ्टी आपको दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलेश भाई हैं हमारे साथ। नीलेश भाई गुड आफ्टरनून। एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे पता होता कि आज नीलेश भाई आ रहे हैं तो मैं अपने 2 बजे की कमेंट्री में बहुत पॉजिटिव होता, क्योंकि पिछली बार नीलेश भाई आए थे वीरू, आपको याद होगा, मार्केट ने ऐसे ही टर्न मारा था, एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही टर्न मारा था। नीलेश भाई आपको अब हम रोज़ बुलाएंगे वैसे फ्रैंकली। देखिए आप आए स्क्रीन पर और हम ग्रीन में आ गए, 24,600 क्रॉस कर रहे हैं इस समय। नीलेश भाई क्या बोल, कहावत है कि काक का बैठना और डाल का गिरना, तो आप डाल गिरने की क्रेडिट काक को दे रहे हैं, बट वो बिल्कुल गलत है। नीलेश भाई लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, इस रेजिलियंस को क्या नाम दें, जिस तरीके से मार्केट में लोअर लेवल से रिकवरी आई है, और वैसे भी पिछले कई दिनों में अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप की इतनी सब जो वो हरकतें कर रहे हैं उसके बावजूद मार्केट ऐसा नहीं कि कोलैप्स कर रहा है, मार्केट गिरा ज़रूर है लेकिन कोलैप्स नहीं कर रहा है। आपका क्या व्यू होगा? कहीं ना कहीं मार्केट ये विश्वास लगा के बैठा है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के नेचुरल पार्टनर है, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों की कंपटीशन एक ही देश से है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि बेटर सेंसेस विल प्रिवेल और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब अमेरिका ने ये टैरिफ लगाई तो 25% टैरिफ तो 8 अगस्त से लागू हो गई, और एडिशनल पेनल्टी जो है 25% की वो 28 अगस्त से लागू होगी। उनकी ट्रेड टीम आ रही है 25 अगस्त को भारत। मार्केट ये उम्मीद में बैठा है कि कहीं ना कहीं हम टैरिफ रीनिगोशिएट कर पाएंगे और ये सारी चीजें एक खराब स्वप्न की तरह, बैड ड्रीम्स की तरह पीछे रह जाएगी। बिल्कुल नीलेश भाई, लेकिन जैसे कहते हैं ना मार्केट में, बी ऑप्टिमिस्टिक फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अगर ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होती और ये वाकई में इस तरीके का मामला आगे बढ़ा तो कितना वर्स्ट प्राइस में है या कितना मार्केट और करेक्ट हो सकता है? इस वक्त तो मार्केट टैरिफ के चलते हुए कॉम्प्लेसेंट है। उन्हें लग रहा है कि टैरिफ का मामला सेटल हो जाएगा, बट अगर ये टैरिफ का रेट 50% के आसपास लगा रहता है तो कुछ सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स हुआ, केमिकल्स हुआ, ऑटो कंपोनेंट हुआ, श्रिम्प हुआ, एक्वाकल्चर हुआ, इन सारों में काफी नुकसानी हो सकती है। अमेरिका इस सेक्टर में काफी बड़ा बायर है और बहुत सारी कंपनी का ज्यादातर टर्नओवर इन्हीं सेक्टर से आता है। फार्मा, ईएमएस, आईटी सर्विसेज, इन सेक्टर को कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज उन्हें शायद टैरिफ से बख्शा जाएगा। ओवरऑल भारत की इकोनॉमी पे
इट्स अ डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, तो टैरिफ की उतनी बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी। और अगर सरकार कुछ कदम उठाती है फिस्कल साइड पे, मॉनेटरी साइड पे, तो जो इम्पैक्ट हमारी जीडीपी में लगेगी टैरिफ की वजह से, उसे रिकवर भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट सेक्टर स्पेसिफिक एंड स्टॉक स्पेसिफिक जाएगा। ओवरऑल बहुत बड़ी इम्पैक्ट नहीं पड़नी चाहिए। बट नीलेश भाई, जैसे कि अनुज ने कहा कि प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, अब जैसे कि आपने भी खुद टेक्सटाइल का नाम गिना दिया, आपने केमिकल्स का नाम गिना दिया, अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक होते हुए, सेक्टर स्पेसिफिक होते हुए अपने अगर पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिशफल करें फॉर द टाइमिंग, अगर हम मान के चलें कि यही ग्राउंड रियलिटी रहती है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता है, तो आपका झुकाव किस तरफ होना चाहिए? उस वक्त आप बैंक्स को कहाँ पे प्लेस करेंगे? उस वक्त आप रियल स्टेट्स को कहाँ प्लेस करेंगे? ऑटो को कहाँ प्लेस, सॉरी ऑटो को तो खैर आपने अवॉइड लिस्ट में रख दिया। मोस्ट स्पेशली रेट सेंसिटिव्स पे बैंक्स जिसको लीड करते हैं, वहाँ पे आपका टेक क्या होगा उस वक्त? सुबीरू भाई, ऑटो कंपोनेंट्स जो अमेरिका में ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, उन कंपनीज पे इम्पैक्ट आएगी। जो घरेलू ऑटो कंपनी है, उनके ऊपर उतनी इम्पैक्ट नहीं आएगी। हमारी उम्मीद ये है कि सरकार टैरिफ के चलते हुए डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करने की कोशिश करेगी। बजट में उन्होंने टैक्स रिबेट दिया था, जीएसटी रैशनलाइजेशन की अफवाहें चल रही है, पेट्रोल डीजल प्राइस में कटौती संभावित है, 8th पे कमीशन 2027 में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करेगी। हो सकता है कुछ पैसा खर्चा होगा, कुछ पैसों की बचत होगी। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस, एयरलाइन, होम इम्प्रूवमेंट, टूरिज्म एंड ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, ये सारे सेक्टर्स को एक फायदा हो सकता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को भी अगर लोग बचत ज्यादा करेंगे तो फायदा हो सकता है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दो स्पेस ऐसी है जहां पे मुझे लगता है कि आने वाले समय में डिस्पाइट टैरिफ अनसर्टेनिटी आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। ओके नीलेश सर, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। कौन से सेक्टर से अभी फ़िलहाल दूरी बना के रखनी चाहिए, उस पर आपने बात कही। कौन से सेक्टर्स पे हाथ लगाना चाहिए, वो भी आपने सेक्टर्स रखा सामने। लेकिन मेरा सवाल ये कि अभी जिस तरीके से तस्वीर दिखाई दे रही है अभी मार्केट की, काफ़ी ख़राब है। लेकिन क्या सुधार सकता है मार्केट को? क्या हम सिर्फ टैरिफ के डर से गिरे हैं, या फिर अर्निंग्स का भी कोई बड़ा पीछे हाथ था इसका? और साथ ही अब तक की अर्निंग्स की तस्वीर कैसी लगी आपको, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो कौन से सेक्टर अभी फोकस में है? तो श्रेया, इस बार जो अर्निंग्स आई है जून क्वार्टर की, उसमें उम्मीदें कम थी। लोगों की उम्मीद थी तकरीबन हाई सिंगल डिजिट के आसपास ग्रोथ आने की। मोटा मोटा उसके आसपास आया है। यह फेज आने वाले 3 या 4 क्वार्टर का कंसोलिडेशन का है। हमारी अर्निंग्स थी तकरीबन 4 लाख करोड़ 2020 में। इस साल तकरीबन 18 लाख करोड़ के आसपास पहुंचेगी। तो ये जो 4.5 टाइम्स जंप हुआ है अर्निंग्स में, उसके बाद एक कंसोलिडेशन आना स्वाभाविक है। तो अर्निंग्स में मोमेंटम कम हुआ है, लेकिन लोगों की उम्मीद के आसपास ब्रॉड मार्केट की अर्निंग्स आई है। इस वजह से आने वाले समय में रिटर्न मॉडरेट हो जाएगा। लोगों की अगर ये उम्मीद है कि उन्हें 20-25% रिटर्न पिछले 5 साल की तरह आने वाले समय में मिलना चाहिए, तो वो निराश होंगे। अर्निंग्स ग्रोथ कम हुआ है, वैल्यूएशन में री रेटिंग होने की चांसेस बहुत कम है। तो आपका मार्केट रिटर्न अर्निंग्स ग्रोथ के आसपास ही रहेगा, उससे बहुत ऊपर नहीं रहेगा। ओके नीलेश भाई, इस समय फिर देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है कि एफआईआईज अभी इस मार्केट में आने के मूड में है नहीं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में 0 रिटर्न बना है इस मार्केट में। तो कैसे कन्विंस करें फिर आप तो खुद एक फंड मैनेजर हैं, एक इन्वेस्टर को कि नहीं मार्केट में, इसी मार्केट में आपको पैसा लगाना है, क्योंकि एक तरफ क्रिप्टो है, वहाँ अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। आजकल आप एलआरएस स्कीम के थ्रू बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। यूएस मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा इस समय एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर को कन्विंस करना कि नहीं एक्विटीज़ ही अभी भी एक वे फॉरवर्ड है,
ये क्या आसान होगा इस समय? सो अनुज भाई, LRS के जरिए अगर आप बाहर की दुनिया में निवेश करना चाहते हैं तो वो उचित है। थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो भारत में एग्जिस्ट नहीं करते, वह बाहर की दुनिया में मिलते हैं। तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो का करना उचित है। बट एक बात याद रखिए कि पिछले 10, 15, 20, 25 सालों में भारत ने ऑलमोस्ट दुनिया के सारे देशों के समकक्ष या अधिक रिटर्न दिया है। यूएस और भारत के रिटर्न में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इमर्जिंग मार्केट में भारत अग्रसर है, बाकी लोगों से काफी आगे है। तो डाइवर्सिफिकेशन जरूर करिए, बट जो विनिंग हॉर्स है उसके ऊपर बेट लगाना छोड़ना मत। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर महंगाई आपकी सिंगल डिजिट में आ गई, लो सिंगल डिजिट में, तो इक्विटी रिटर्न डबल डिजिट में कितना आगे रहेगा? कहीं ना कहीं रियल रिटर्न तो वही मिलने वाला है। एंड भारतीय मार्केट में एक लंबी अवधि के लिए जो निवेश करेगा उसके लिए शायद आज भी रियल रिटर्न उतना ही मिलेगा जितना उसे पहले मिलता था। तो डाइवर्सिफाई जरूर करिए ग्लोबल मार्केट में, बट इंडिया इज अ विनिंग हॉर्स, इसको भूलना मत। अच्छा नीलेश भाई, एक बताइए, डाइवर्सिफाई किस तरीके से करें? अभी एक और है मेरा प्रश्न यहाँ पे। अभी मान लीजिए मैं कोटेक के फंड्स में निवेश करता हूँ, अभी लार्ज कैप फंड पे, मल्टी कैप, ये मिड कैप फंड पे, या फिर फ्लेक्सी पे फोकस करूँ? आई मीन बेटर क्या रहेगा इस वक्त अगर मेरे को एक फंड फ्रेश चूज करना हो इस वक्त? तो मैं कर चुका हूँ, हालांकि मैं आपसे वो नहीं बताऊंगा। वीरू भाई, आपसे यही दरखास्त रहेगी कि आप अपने आप को पहचानिए। एक मिर्जा गालिब का शेर है, उम्र भर भी यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। ये निवेशकों के बारे में बहुत एप्लीकेबल है। अगर आपने कोविड की अंधाधुंधी में खरीदारी की तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप इस वक्त स्मॉल कैप या मिड कैप ले सकते हैं। अगर आप कोविड के अंधाधुंधी में डर गए, जो माल था वो बेच दिया, नोशनल लॉस को रियल लॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। मेहरबानी करके बैलेंस्ड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में निवेश करिए। और अगर आपने कोविड के समय में जो चलता था चलने दिया, SIP को रोका नहीं, खरीदा नहीं, बट बेचा भी नहीं, तो आप एक एवरेज इन्वेस्टर हैं। आप लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। मार्केट से ज्यादा अपने आप को परखिए, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, उस हिसाब से निवेश करिए। ओके, रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग निवेश करना चाहिए। वैसे नीलेश सर, थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं हूँ, हालांकि आपने बहुत सारे सेक्टर्स को लेकर बात की, कंजम्पशन आपके रडार पर है, बहुत बड़ा सेक्टर है ये अपने आप में। अगर इसको थोड़ा सेग्रीगेट करें, थोड़ा डिवाइड करें, तो रुझान किस ओर होगा? आपको ई कॉमर्स स्पेस को लेकर आपने देखा होगा, इटर्नल के जैसे नंबर आए, फिर स्विगी भी चला उसके बाद, तो इस तरफ आप क्या सोचते हैं, स्पेशली कोई कॉमर्स स्पेस को लेकर? श्रेया, अगर क्विक कॉमर्स को हम देखें तो ये लोगों को कंजम्पशन के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करके। एक एडिक्शन लग रहा है लोगों को कि भाई आप अपने फोन से आप कुछ भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं, एंड इट इज रिजल्टिंग इनटू ओवर कंजम्पशन प्रोबेबली, और इट इज रिजल्टिंग इनटू हायर कंजम्पशन। इसमें जो विनर होंगे वही सारा पैसा बनाएंगे। मोस्ट ऑफ द फिनटेक्स या न्यू इकोनॉमी कंपनीज में हमने देखा है कि एक या दो लोग ही पैसा बनाते हैं, बाकी जो तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे है उनको कोई ज्यादा भाव नहीं मिलता। ये क्विक कॉमर्स स्पेस में आपको विनर को ढूंढना है, एक जिसके पास पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी हो, आज भले नुकसान करता हो, बट उसे अपने कस्टमर्स को लिवरेज करके पैसा बनाना आज नहीं तो कल कर पाएगा। दूसरी चीज है, उनके पास कैपिटल होना चाहिए ताकि इस कॉम्पिटिटिव स्पेस में वो खड़े रहे अंत तक। जिसके पास कैपिटल एक्सेस नहीं होगी
वो बीच में ही गिर जाएगा। एंड तीसरा, आपको एक वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये सारे बिजनेस इवॉल्विंग है, लोगों का अनुभव इनके बारे में कम है, तो जाहिर है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी इनमें बनी रहेगी। तो आपको थोड़ा कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट इस स्पेस में करना पड़ेगा। तो विनर को ढूंढिए जिसके पास कैपिटल हो, जिसके पास पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी हो, और थोड़ा कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में करना पड़ेगा। नीरज भाई, नॉट बैड। आप आए 250 पॉइंट। कौन कहता है नीलेश भाई सिर्फ लॉन्गर टर्म पे फोकस करते हैं? शॉर्ट टर्म पे चलता है 250 पॉइंट। निफ्टी एज ए डे हाई 24,602। आया कीजिए नीलेश जी, रोज़ वक्त निकाला कीजिए। इसी प्रकार की गुफ्तगू होगी तो मज़ा आएगा, क्यों अनुज, है ना? बिल्कुल, मैं तो पहले ही कहा था, शो की चर्चा के शुरू में ही कहा था मैंने तो कि नीलेश भाई आए, और पिछली ये सेकंड टाइम रनिंग कि नीलेश भाई आवाज़ पर आए और मार्केट ने पूरा का पूरा यू टर्न मार दिया। वीरू, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा हिम्मत दिलाने के लिए इन्वेस्टर्स को, और ये हरा रंग और एक बार फिर से स्क्रीन पिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आते हैं आज के क्लोज पे। और किसी दिन का क्लोज जो होता है ना अनुज, टेक्निकली भले ही कुछ हो वो, लेकिन दिल को बहुत सुकून दे जाता है, भले ही कोई भी इसके पीछे बाहर हो। आज की क्लोजिंग कैसी लगी अनुज, और रणनीति क्या रखें? देखिए, क्लोजिंग तो बहुत शानदार है, लेकिन वीरू मैं अभी भी एक चीज़ कहूँगा, इस मार्केट में कैरी करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, क्या शाम को आता है, कोई और बयान आ गया तो कुछ भी आ जाए। और इशू क्या है कि मार्केट जिस तरीके से दोनों तरफ की ट्रेड्स दे रहा है, अनट्रेडेबल मार्केट है। ये अब हमको हाइंडसाइट में अच्छा लग रहा है। 2 बजे बताइए मुझे, आप कोई कह सकता था कि मार्केट इस तरीके का मुंह दिखाएगा? कोई सेंस नहीं था उस चीज़ का। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, आज क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट ने उस लेवल को डिफेंड करा। आज सुबह जब एक चीज़ हम कह रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि आप प्रीवियस डे के लो को तोड़ते हैं, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करते हैं, उसके बाद रैली आती है, लेकिन जितने लो तक गए उतना किसी ने नहीं सोचा था कि 24,344 और वहाँ से फिर इस तरीके से 250 पॉइंट से ज़्यादा की रैली आएगी। ऐसे मूव्स का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक जरूर अभी भी मैं कहूँगा रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करें। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी ठीक ठाक मौके हैं, वहाँ फोकस करें। यतिन के पास चलते हैं आज के डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और क्लियरली एक साइन ऑफ रिलीफ और कहीं ना कहीं मोमेंटम मार्केट में है, और इसीलिए बाय कॉल्स आ रहे हैं डीलिंग रूम के तरफ से भी, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मार्केट में कल भी थोड़ा बहुत रिकवरी का माहौल रहे। 2 स्टॉक्स जो फोकस कर रहे हैं मोमेंटम के हिसाब से, उसमें सबसे पहले है डिलीवरी। नंबर्स के बाद स्टॉक में अच्छा ट्रैक्शन है, और आज भी ओपन इंटरेस्ट लगभग 4% बढ़ा है अगस्त सीरीज में। और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो डीलर्स को लगता है यहाँ बीटीएसटी की रणनीति करनी चाहिए 470 से लेकर 475 तक के टारगेट्स के लिए। तो डीलर्स को लगता है 2-3% का मोमेंटम कल भी रहेगा। और डाबर, ये भी एक काउंटर है जहाँ डीलर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए 525 के टारगेट्स के लिए। यहाँ भी वो बीटीएसटी की रणनीति अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। ओके, डिलीवरी और डाबर दोनों में ही फिलहाल मोमेंटम और स्टॉक्स में खरीदारी की राय डीलर्स की तरफ से आती है। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। बताइए रुचित जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? बीटीएसटी के लिए हीरो मोटोकॉम में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके आज मूव का रिजम्पशन हुआ है, और आज के वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो जो डेली एवरेज पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम्स होते हैं उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ ये मूव हुआ है। तो आई थिंक ये मोमेंटम आगे कल कंटिन्यू रहना चाहिए। तो करंट लेवल पे 4630 के नीचे स्टॉप लॉस रखे स्टॉक को खरीदारी करके जाए, और 4750 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। ओके, मीनवाइल निफ्टी का एडजस्टेड क्लोज समवेयर अराउंड 24,594 के करीब आएगा। कुछ देर में दिखाएंगे आपको। 24,595 के आसपास आना चाहिए निफ्टी का क्लोज। शिल्पा जी, आपके कैरी करें कल के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे बीटीएसटी रहेगा एम्बर में। एम्बर फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 7760 पे। यहाँ पे 7650 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग बने रह सकते हैं। मुझे लगता है 7850 से 8000 इसके इमीडिएट टारगेट्स वापस आने चाहिए। ओके, एम्बर एंटरप्राइजेस 7725 इस दौर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर्स में से शुमार। रुचित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? अच्छा, माफ कीजिएगा। प्रकाश का बस आपका ट्रेड? गुड इवनिंग टू यू वीरू। स्टॉक का नाम रहेगा वही जो ट्रम्प इंसुलेटेड स्टॉक सुबह मैंने दिया था क्विक सिंगल पे, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस। उस समय टारगेट था 1908 का। आज मेरे ख्याल से 1906 देखा, टारगेट लगभग अचीव हो गया, लेकिन यहाँ पर तो ब्रेकआउट मिला है। अब मुझे टारगेट इसका 1920 नजर, 1930 भी पॉसिबल है। स्टॉप होगा 1900 का, तो रिस्क और रेशियो भी फेवर में। तो वही स्टॉक है, एनहेंस टारगेट, एनहेंस स्टॉप लॉस।
ICICI Okay. General Insurance। ओके, ICICI लॉम्बार्ड फिर से पसंद आ रहा है गावस्कर को, पिछला ट्रेड सफल रहा। बताइए अमित जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी शेयर जी एशियन पेंट्स के साथ जाऊंगा क्लोजिंग में। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोज है 2480 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 2550 के। ओके, मानस जी आपने क्या पिक किया? तो देखिए टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है, तो टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 2969 का स्टॉप लॉस है और 3100 रुपए के टारगेट है। ओके सौमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? BTST साइड पे जाएगा ट्रेड ऑन द बाय साइड। क्यूमिंस इंडिया, ये स्टॉक ने 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ आज तोड़ा है। मुझे लगता है कि इसमें ट्रेंड रिज्यूम हुआ है ऊपर की तरफ। स्टॉप लॉस रहेगा 3590 और टारगेट होगा 3850। ओके कमिंस, आज नंबर्स भी आने हैं इसके। इससे पहले आज ही हमारी स्पॉटलाइट में भी था कमिंस का स्टॉक, और देखिए डे हाई पर बंद हो रहा है, ये शानदार मोमेंटम यहाँ पर। अब काम करें, BTST कॉस्ट तो सारी पूरी हुई। वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट बेट के लिए। बैन में वैसे कोई खास अपडेट है नहीं, ना तो कोई एंट्री है ना बैन में कोई एग्जिट है, तो FNO का अपडेट एक तो ये हो गया। लेकिन अब वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज की मार्केट बेट कैसी रही। वीरू बताइए। अच्छी अब अनुज ब्रेथ और आखिरी की 1 घंटे की शॉर्ट कवरिंग ने इस ब्रेथ को बहुत ही रब ने सुदृढ़ मजबूत कर दिया। हालांकि जैसे कि आप कहते थे कि इसको एक ट्रेंड न माना जाए अभी, आई थिंक इट्स मोर और लेस एक्सपायरी इम्पैक्ट, बट लुक एट लॉन्ग्स 120 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग 40 में, स्टैट्स ही बदल गए, जो कहते हैं ना, मीन हालात बदल गए, बिल्कुल वही था। शॉर्ट लगभग 53 में, 7 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। आपकी स्क्रीन पे NCC, हीरो मोटोकॉर्प, स्टार, कोफोर्ज ने एग्जैक्टली अगर आप देखिए 9:15 पे अपना 20 डे में छुआ, वहाँ से पुल बैक कंटिन्यू करता हुआ डे हाई पे क्लोज होता हुआ। RBL बैंक इस स्टॉक में कुछ डिफरेंट है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। शॉर्ट कवरिंग ल्यूपील में थी, पिरेबल फार्मा, परसिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप IT में दूसरा वो काउंटर जिसमें आज शॉर्ट कवरिंग थी। टोरेंट पावर में भी अच्छा मूव था। पोस्ट अर्निंग्स शॉर्ट बिल्डअप था BHL में, अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स में हैमरिंग हुई। सेम इज द केस विद अदानी ग्रीन, केफिन, जिंदल स्टेनलेस। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल, जहाँ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, PNB हाउसिंग में ये क्रम पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में भी कायम रहा। और बाकी NBCC, बजाज फिनसर्व, वेदांत और BL, ये कुछ ऐसे काउंटर्स जहाँ पे आज सॉफ्टनेस रही। आज यहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। जो मैं बात कर रहा था ना कि IT कोफोर्ज का सुबह जिक्र हुआ था, और टुवर्ड्स एंड क्या शानदार क्लोज इस स्टॉक ने, क्या जर्नी तय की। आज मॉर्निंग लो 200 डे में और क्लोजर टू 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मिड कैप IT में परसिस्टेंट रहा दूसरा स्टॉक जिसमें अच्छी मजबूती थी। परसिस्टेंट ने एक एक्सट्रीम सेल ऑफ जोन से, जहाँ पे काफ़ी सेलिंग हुई थी, एक कैंडल रिवर्सल की डेफिनेशंस को पूरा किया, जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको पूरा किया और टच किया ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को। अनुज बिल्कुल, चलिए अब एक काम करते हैं। आज पंचनामा का टीज़र का समय है, बचा नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर बता देते हैं आपको। आज श्रेया के साथ एक मेहमान होंगे आज। हाँ, अमित जी होंगे, तो अमित जी और श्रेया के साथ जुड़ेगा आप आज मार्केट का पंचनामा में। लेकिन क्लोज की तरफ बढ़ते हैं स्क्रीन पर, और देखिए स्क्रीन, निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर। इस सुबह गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट नीचे था, इंट्राडे में निफ्टी 250 पॉइंट नीचे था, और अब हम 50 पॉइंट ऊपर बंद हो रहे हैं। ये आप एक्सपायरी का मैजिक कहिए, जो मर्जी कहिए। मीनवाइल नैल्को के भी नंबर्स आ रहे हैं स्क्रीन पर, अब तो कल ही रिएक्ट करेंगे हम। लेकिन स्क्रीन पर चलते हैं। 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर 24,624 पर, एडजस्टेड क्लोज करीब 24,600 के आसपास रहेगा। बैंक निफ्टी करीब 200 पॉइंट ऊपर 55,600 पर। निफ्टी IT में शानदार रैली रही, 1% निफ्टी IT ऊपर था। मिड कैप 0.5% ऊपर था, स्मॉल कैप 1/4% ऊपर था। एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट इवन स्टीवन हुआ। हालांकि सुबह काफ़ी ख़राब था, लेकिन 1300 बढ़ने वाले शेयर, 1400 गिरने वाले शेयर, ठीक ठाक था एडवांस डिक्लाइन ओवरऑल। इसके अलावा आप जरा सेक्टोरल ब्रेड देखते हैं एक बार, ये कैसी रही। इसमें देखिए आप, थोड़ा सा डिफेंस नीचे था, कैपिटल गुड्स नीचे थे, हल्का सा रियल्टी नीचे था, लेकिन फार्मा चला अच्छे से आज। सबसे जो टॉप गेनर था थ्रू द डे फार्मा ही था। टुवर्ड्स द एंड IT में शानदार मूव आए, 1% ये इंडेक्स चला। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पे चले। NSDL में आज शानदार मूव थे, हालांकि अभी वो इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, निफ्टी कैपिटल मार्केट है, क्योंकि वो सिर्फ BSE पर लिस्टेड है, लेकिन फिर भी उसका एक रब ऑफ इम्पैक्ट बाकी स्टॉक्स पर देखने को मिला। PSU बैंक, फाइनेंशियल्स, निफ्टी बैंक, इनमें सब में आपको आज थोड़ी सी रैली देखने को मिली। मेटल्स भी ऊपर थे, लेकिन क्लियरली IT और फार्मा, 2 सेक्टर्स जहाँ सबसे ज़्यादा डर था, वही 2 सेक्टर सबसे ज़्यादा चले आज।
निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं। सबसे ऊपर हीरो, आज का हीरो ऑफ द डे, करीब करीब 4% ऊपर। टेक महिंद्रा, JSW स्टील, इटर्नल, विप्रो, HCL टेक, मारुति, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, HDFC बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको गेंस देखने को मिले। कोल इंडिया कल एक्स डिविडेंड गया था। एशियन पेंट्स वापस 2500 के ऊपर आता हुआ, अच्छे मूव्स यहाँ पर। HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, यहाँ भी अच्छे मूव्स। नीचे क्या था आपके अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स, दोनों करीब 1.5 से 2.5% नीचे। ग्रासिम, लीवर, ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ गिरावट थी। टाटा मोटर्स, कोटक महिंद्रा बैंक, BEL, टाइटन, बजाज फिनसर्व और भारती एयरटेल, ये कुछ स्टॉक्स है जहां आज गिरावट देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर वीरू, अगर 2 बजे आपसे कहा जाता कि ये मार्केट की क्लोजिंग होगी, भाग भाग के ले लेते हैं। कहीं से भी लेके आना पड़ता जरूर लेते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग था। आई मीन शानदार क्लोज ये, और 24,623 पर, और एक बहुत दिनों बाद एक्सपायरी ऐसी हुई जैसे हुआ करती थी। कब ये नहीं कहूँगा, लेकिन मार्केट का पंचनामा में आज आपका कोई प्रश्न हो तो ज़रूर जुड़िएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉल हो, कोई भी टेक्निकल ट्रेड फंसा हो, आपका श्रेया के साथ और अमित जी के साथ होंगे आपका प्रश्न लेने के लिए। अनुज, बिल्कुल, चलिए शो को समेटें। इससे पहले आपको एक प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन देते हैं। देश का फ्यूचर और उसकी ताकत है हमारा यूथ। जनरेशन एक्स को एम्पावर करने के लिए CNBC आवाज़ एक खास पहल शुरू कर रहा है। कॉलेज से निकलने के बाद उनके सपनों को नई ऊंचाई देने के मकसद से हम उड़ान तैयारी कल की नाम से एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। हम देश के 9 शहरों के 18 टॉप कॉलेजों में जाएंगे। हम देश के यूथ से बात कर उनके आगे के फाइनेंशियल प्लानिंग को समझने की कोशिश करेंगे। कॉलेज पूरा होने के बाद फाइनेंशियली उनको कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, इसका रोड मैप डिस्कस करेंगे। सपनों को उड़ान देने जल्द हम आ रहे हैं आपके शहर में। CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहिए और मार्केट प्रोग्रामिंग कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद।